वो एक ऐसा दिन था जब मुंबई पुलिस भी डर गई थी। 1993 के ये दंगे हुए जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। 10 शरद पवार लाए। देखिए ऐसा है कि शरद पवार ने जो कहा कि उन्होंने झूठ कहा, लेकिन अब मैं एक नई बात उसमें बताता हूँ कि उन्होंने झूठ नहीं कहा। मस्जिद बंदर में वाकई में ब्लास्ट हुआ था। संजय दत्त के घर पे जो आर्म्स मिले थे, आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने रखवाए थे उसको अपने भाई अनीस के थ्रू। दाऊद को पता चला कि अनीस ने ये भिजवाया है संजय दत्त के पास, जिसमें संजय दत्त फंस गया। संजय दत्त हैज बीन गिवन अ 5-year prison term। तो दाऊद अनीस के ऊपर बहुत भड़क गया। हाँ, आपने लिखा है कि नीला कर दिया उसको पीट पीट कर नीला कर दिया। अब इस सब में संजय दत्त की बेल हुई कैसे? इसके पीछे भी बाला साहब ठाकरे का जो है पॉलिटिकल मोटिव था। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपके किताब में आता है, नीता नायक। क्या हुआ था उसमें? मुंबई के एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन अश्विन नायक की पत्नी भी थी। नीता नायक का अफेयर एक पुलिस कांस्टेबल के साथ हो गया है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक गैंग वॉर छिड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर विजय सालस्कर जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी माने जाते थे, जिनका बड़ा खौफ था अंडरवर्ल्ड में, और एक गहरा कष्ट लेते हुए धुआं उड़ाया और उसी खिड़की की तरफ ऐसे गुस्से में देखा। उसमें अरुण गवली बड़ा खौफजदा होकर मुझे बता रहा है कि कैसा जाएगा नीचे, वो मर्डर केस का आरोपी नीचे सालस्कर खड़ा है ना, गोविंद राघव खैरनार, द डेमोलिशन मैन, जिसने दाऊद इब्राहिम की ईंट से ईंट बजा के रख दी थी। सलमान रश्दी ने किताब लिखी द सैटेनिक वर्सेस 1988 में, जिसको राजीव गांधी ने बैन कर दिया। अब उस किताब के ऊपर मुंबई में जो है दंगे भड़क गए। आप वहां पर एक्चुअली मौजूद थे उस समय पे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, मुंबई शहर की तासीर ऐसी है कि दुनिया के किसी भी कोने में कुछ होता है तो उसकी प्रतिक्रिया मुंबई में दिखाई पड़ती है। 92 में बाबरी मस्जिद टूटी अयोध्या में और दंगे हो गए मुंबई में। सलमान रश्दी ने किताब कहाँ लिखी? ब्रिटेन में। उस पर फतवा किसने लगाया? ईरान ने। और दंगे कहाँ होते हैं? मुंबई में। रोहिंग्याओं पर अत्याचार कहाँ होता है? म्यांमार में। फिर उसके बाद अपने देश में दंगे होते हैं आसाम में, लेकिन उसकी वजह से दंगा हो जाता है मुंबई के आज़ाद मैदान में। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जो दुनिया में कहीं कुछ अगर बड़ी घटना होती है तो इसकी प्रतिक्रिया यहाँ पर दिखाई देती है। अब इसी कड़ी में सलमान रश्दी की जो किताब थी द सैटेनिक वर्सेस, उसको लेकर भी मुंबई में काफ़ी खून खराबा हुआ, 12 लोग मर गए। बात ऐसी है कि वो फरवरी का महीना था, फरवरी 1989। तमाम मुस्लिम संगठनों ने उस किताब के विरोध में एक प्रोटेस्ट मार्च निकालना तय किया, और ये मार्च निकलना था दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके से साउथ मुंबई में, जहां पर ब्रिटिश डिप्लोमेटिक ऑफिस था, वहां तक। इसके लिए तमाम उर्दू अखबारों में इश्तिहार भी प्रकाशित किए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, क्योंकि इस तरह से इस किताब में सलमान रश्दी ने पैगंबर का अपमान किया है, इस्लाम धर्म का अपमान किया है। तो एक बड़ा ही गुस्से का वातावरण था। तो पुलिस को लगा कि कहीं मामला बिगड़ ना जाए, इसलिए जिस तारीख को ये मोर्चा निकलना था उसके पहले पुलिस ने जो अलग अलग संगठन थे उनके नेताओं को अरेस्ट कर लिया। अब नेताओं को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन इश्तिहार तो प्रकाशित हो चुके थे, मैसेज हर जगह पहुंच चुका था कि मोर्चे में शामिल होना है। तो मस्तान तालाब पर दोपहर के वक्त मुंबई भर से मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होने लग गए, और फिर उनको ये बताया गया था कि यहाँ से मोर्चा जाने वाला है फ्लोरा फाउंटेन साउथ मुंबई की तरफ। तो एक बिना लीडर का मॉब, एक बिना लीडर की भीड़, वो आगे बढ़ने लग गई मोहम्मद अली रोड के रास्ते से। और आपने लिखा वो एक ऐसा दिन था जब मुंबई पुलिस भी डर गई थी। बिल्कुल, ये एक ऐसा मौका था जब मुंबई पुलिस जो है एक तरह से निष्क्रिय नजर आ रही थी, और पुलिस की कार्यक्षमता पर बड़े सवाल उठाए गए थे। तो हुआ ये कि पुलिस ने एक बड़ी गलती कर दी कि नेताओं को जो है अरेस्ट कर लिया, क्योंकि अब उस मॉब को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। जिसकी मर्जी में जो आ रहा था वो कर रहा था। हाँ। और वो भीड़ की शक्ल में आगे बढ़े। अब क्रॉफर्ड मार्केट के पास जब ये भीड़ पहुंचती है तो वहां पर पुलिस बैरिकेड्स लगाकर उनको रुका देती है, और कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ में भीड़ में से कुछ लोग जो है बहस कर रहे होते हैं। आखिर में ये तय होता है कि उस भीड़ में से 5-6 लोग वो पुलिस के साथ जाएंगे, अपना
निवेदन देंगे, ज्ञापन देंगे ब्रिटिश डिप्लोमेट्स को और अपना विरोध जताएंगे और फिर बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन जब पुलिस के साथ बातचीत चल ही रही होती है तो उसी दौरान कुछ लोग पुलिस के ऊपर जो है खाली बोतलें और पथरा। चप्पल वगैरह और पत्थर फेंकने लग गए। तो इससे पुलिस भी भड़क गई और फिर पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आंसू गैस के गोले फटे ही नहीं, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुके थे, एक्सपायर्ड हो चुके थे, इसलिए आंसू गैस के गोले फटे ही नहीं। फिर आखिर में पुलिस ने वहां पर फायरिंग कर दी और उस फायरिंग में 12 लोग मारे गए। उसमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका कि उस भीड़ से कोई लेना देना नहीं था, कोई अपने घर जा रहा था। वहां पर 2 केरल के ऐसे लोग थे जो उम्रा करने के लिए जा रहे थे सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर मुंबई में सिर्फ फ्लाइट पकड़ने के लिए आए थे। तो एक हॉस्टल में मोहम्मद अली रोड के ठहरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि सड़क के नीचे कुछ हंगामा हो रहा है तो खिड़की से सर बाहर निकाल के देखने लगे और पुलिस की गोली आई और मर गए। भीड़ ने भी काफी उत्पात मचाया। मस्जिद अंदर में एक पुलिस चौकी को जला दिया, कई सारे वाहन जला दिए, बहुत सारी तोड़फोड़ की, पुलिस के वाहनों को जलाया। तो ये सारा कुछ मैंने विटनेस किया। मैं उस वक्त में 5वीं क्लास में था और मुझे घर लौटना था। पास ही में करीब आधे किलोमीटर के फासले पर मेरा घर था। लेकिन जब मैं घर लौट रहा था तभी मैंने देखा कि मोर्चे की शक्ल में हजारों की तादाद में लोग जो है मोहम्मद अली रोड से गुजर रहे हैं। तो पहली बार उस उम्र में मैंने पहली बार देखा था कि इस तरह का मजमा जो है, मुझे एक उत्सुकता हुई जो उस उम्र के बच्चों में होती है कि आखिर ये क्या है। पहली बार मैं कोई मोर्चा या प्रोटेस्ट मार्च इस तरह का देख रहा था। तो मैं भी उसके साथ में बगल में फुटपाथ पे चलने लग गया। सड़क पे मोर्चा चल रहा था और वही मोर्चा जब आगे जाके, जैसे मैंने पूरी कहानी बयां की, जब क्रॉफर्ड मार्केट पर पुलिस ने रुकाया और फिर बथाव हुआ, फिर पुलिस की फायरिंग हुई, तो उसमें मैं फंस गया। मेरे आसपास कुछ लोगों को पुलिस पकड़ पकड़ कर पीटने लगी, लाठियां बरसाने लगी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सबके साथ भगदड़ में हुआ तो मैं भी भागा। मेरे पैर के चप्पल वप्पल छूट गए और हर तरफ कांच ही कांच बिखर गए। तो उसी दौरान क्या हुआ कि एक इमारत के एंट्रेंस के पास एक बुजुर्ग बोरी मुस्लिम व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे जल्दी से अंदर घसीट लिया, बिल्डिंग के अंदर घसीट लिया और वहां पर मैं बड़ी देर तक था। बाहर से लगातार फायरिंग की और लोगों के चीखने चिल्लाने की, गाली गलौज की, इस तरह की आवाजें आ रही थी। उस जमाने में मोबाइल फोन वगैरह तो था नहीं और मेरे घर पे कोई लैंडलाइन का फोन भी नहीं था उस वक्त। तो वो मुझे घर भिजवाना चाहते थे, लेकिन बाहर निकलना, माहौल ही ऐसा नहीं था कि निकल पहले तो शुरुआत में हिंसा हुई, उसके बाद पुलिस ने उस पूरी सड़क पर कर्फ्यू लगा दिया। कोई भी आदमी दिखता था तो पुलिस पीटती थी उसको बिना एक सवाल किए, सीधे लाठियों से उसकी पिटाई शुरू हो जाती थी। और 1.5-2 घंटे हो गए मैं उसी इमारत में था। तो वो लोग भी चिंतित थे कि मेरे घर वाले क्या सोच रहे होंगे, शहर में बाहर कुछ ऐसा हो रहा है और लड़का घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। तो जाहिर तौर पर फिर एक उसी बिल्डिंग में एक दूसरे मुस्लिम व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि मैं रिस्क लेकर, मैं घर मेरा पास में ही था, मैंने बताया कौन सी जगह मेरा घर है, तो बोले मैं छोड़कर आता हूँ। फिर वो तुरंत उतर जल्दी से अंदरूनी गलियों में जो है मुझे लेकर चलने लगे घर पे छोड़ने के लिए। अब जब वो लेके जा रहे थे तो क्योंकि हर तरफ जो है कांच की बोतलें टूटी बिखरी हुई थी, कांच के टुकड़े पड़े हुए थे, तो और मेरा चप्पल छूट गया था। तो जब मैं थोड़ा सा चला तो मेरे पैर में जो है ना एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा घुस गया और उससे खून निकलने लगा और मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और पठानी पहनी हुई थी और मेरे पैर से निकलने वाले खून से जो है उनका पूरा वो कुर्ता लाल हो गया। लेकिन वो उन्होंने मुझे सेफली घर पर पहुंचा दिया। ये ब्यूटी है असली ह्यूमन नेचर की। और कितनी आयरॉनिक बात है, उस दिन अगर वो आंसू के गोले फट जाते और भीड़ डिसबर्स हो जाती, फायरिंग नहीं करनी पड़ती, तो फायरिंग नहीं होती और इतना बड़ा दंगा नहीं होता। जब 1993 के ये दंगे हुए और जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, शरद पवार लाए, जो बोला गया कि शायद उस एक झूठ की वजह से बहुत हद तक कम्युनल राइट्स और ज़्यादा भड़क सकते थे। उस एक झूठ की वजह से शायद नहीं उतना इम्पैक्ट आया या थोड़ा डिले इम्पैक्ट आया। क्या था वो झूठ?
देखिए, ऐसा है कि शरद पवार ने जो कहा कि उन्होंने झूठ कहा, लेकिन अब मैं एक नई बात उसमें बताता हूँ कि उन्होंने झूठ नहीं कहा। जिसको वो समझ रहे थे कि उन्होंने झूठ कहा, दरअसल वो झूठ नहीं था। 12 मार्च 1993 को मुंबई में जगह जगह पर बम धमाके हुए, करीब 12 ठिकानों पे हुए। और ये सभी 12 ठिकाने ऐसे ठिकाने थे जो कि हिंदू डोमिनेटेड थे। और एक एयरपोर्ट था जहां पर तो सभी जाते हैं, लेकिन एक पब्लिक प्लेस था वो। और बाकी कुछ 5 स्टार होटल्स भी थे जहां पर हुआ था। तो शरद पवार का ये कहना है कि मैंने एक एक्स्ट्रा ब्लास्ट बता दिया मस्जिद बंदर इलाके में, कि ये मैसेज जाए कि सिर्फ ब्लास्ट हिंदू इलाके में ही नहीं हुए, ये मुस्लिम इलाके में भी हुए हैं। तो उससे क्या होगा कि उनको डर था कि ये तीसरे राउंड का भी दंगा शुरू हो सकता है। उसके पहले दिसंबर 92 और जनवरी 93 में हो चुके थे। तो शरद पवार ने ये कहा कि मैंने जानबूझ के झूठ बोल दिया कि एक मुस्लिम इलाके मस्जिद बंदर में भी एक ब्लास्ट हुआ, लेकिन वो झूठ नहीं था। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, मस्जिद बंदर में वाकई में ब्लास्ट हुआ था। मस्जिद बंदर इलाके में स्टेशन से करीब 100 मीटर के फासले पर ही काथा बाजार नाम की एक जगह है, वहां पर भी एक ब्लास्ट हुआ था। जो उस आप लिस्ट देखेंगे जिन जिन ठिकानों पर 12 मार्च 1993 को ब्लास्ट हुआ था, तो उनमें से एक ठिकाना जो है काथा बाजार का भी था। अच्छा। और वहां पर भी ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी लोगों की मौत हुई थी। तो और मस्जिद बंदर एक ऐसा इलाका है जहां पर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं रहते हैं, हिंदू, उस इलाके में हिंदू भी रहते हैं। हिंदू गुजराती रहते हैं, मारवाड़ी रहते हैं, कुछ मराठी रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि उस जगह का नाम मस्जिद बंदर जरूर है, लेकिन जो मस्जिद शब्द है वो दरअसल एक यहूदी धर्मस्थल को रिफर किया जाता है। उसकी आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो मैं छोटे में हिस्ट्री बता देता हूँ, मस्जिद बंदर ये नाम कैसे पड़ा। जिस जगह को मस्जिद कहा जाता है वहां पर दरअसल एक यहूदी धर्मस्थल है। ये यहूदी धर्मस्थल एक ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले यहूदी सैनिक ने बनवाया था। उसने क्यों बनवाया था, उसके पीछे टीपू सुल्तान से कनेक्शन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हुई टीपू सुल्तान से, और उस लड़ाई में इस सैनिक को टीपू सुल्तान के सैनिकों ने कैप्चर कर लिया और फैसला हुआ कि इसको सजाए मौत दी जाएगी। इसको मौत की सजा दी जाने वाली थी, तभी पता नहीं क्या हुआ कि टीपू सुल्तान की मां के मन में कुछ बात आई और उसने कहा कि इसको मत मारो। ये जिस धर्म को बिलोंग करता है उसके बारे में मैंने पढ़ा है, यहूदी धर्म के बारे में, और कुछ बातें उन्होंने कही अपने बेटे को कन्विंस करने के लिए। तो फिर टीपू ने क्या किया कि प्रिजनर स्वैप कर लिया अंग्रेजों के साथ। तो अपने कुछ सोल्जर टीपू ने छुड़ा लिए, बदले में ये दे दिया, तो इसकी जान बच गई। तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए सैमुअल एजिकेल नाम था इस यहूदी सैनिक का, उसने एक यहूदी सिनेगॉग बनवाया जिस जगह पे आज मस्जिद बंदर है वहां पर। अच्छा, और सिनेगॉग क्या होता है? सिनेगॉग एक यहूदी धर्मस्थल होता है। हाँ, धर्मस्थल की तरह। हाँ, ठीक है। तो वो वहां पर उसने बनाया। जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है, मुसलमानों की मस्जिद होती है, क्रिश्चियंस का चर्च होता है, तो वैसे यहूदियों का ही सिनेगॉग होता है। तो वहां पर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए उसने सिनेगॉग बनवाया और उसका नाम दिया गेट ऑफ मर्सी, क्योंकि उसको दया दिखाई गई थी, उसको मर्सी दिखाई गई थी, तो इसीलिए धन्यवाद देने के लिए उसने इस नाम से सिनेगॉग बनवाया। अब जो स्थानीय लोग थे वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए यहूदी धर्म में और इस्लाम में, क्योंकि ये भी उसी तरह की टोपी पहनते थे और जो वहां पर जो कुछ भी लिखावट वगैरह थी वो कुछ मेल खा रही थी। तो स्थानीय लोगों को लगा कि ये मस्जिद है, तो उसको मस्जिद कहकर बुलाने लग गए और उसका नाम पड़ गया जूनी मस्जिद, क्योंकि ये टीपू सुल्तान के वक्त से बनाई गई थी। अब ये नाम हुआ मस्जिद। अब बंदर मतलब बंदरगाह, मराठी में बंदरगाह को बंदर कहते हैं। अब उसी के जहां पर मस्जिद बंदर स्टेशन है उसी के पीछे की तरफ बंदरगाह है, लाइन में डॉक्स हैं। तो ये मस्जिद और बंदरगाह इसको जोड़कर मस्जिद बंदर शब्द बना। और वो इलाका मुस्लिम डोमिनेटेड तो है, लेकिन वहां पर बड़े पैमाने पर हिंदू भी रहते हैं और हिंदुओं में गुजराती, मारवाड़ी, मराठी ये भी रहते हैं। तो यानी वो झूठ नहीं था जो शरद पवार ने बोला था, शरद पवार जिसको झूठ बता रहे हैं कि मैंने झूठ बोला, दरअसल वो झूठ नहीं था, सच में होगा। इनफैक्ट मैं उस जगह पर मैंने विजिट भी किया जब वो ब्लास्ट हुआ। हाँ। तो मैं वहां से 1 किलोमीटर के फासले पर ही था। डोंगरी इलाके में एक स्टडी सेंटर था, मैं वहां पर 8वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा था। जब जगह जगह पे धमाके होने लगे तो एक
मेरे साथ जो दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे, एक की माँ वहां पर आई चीखते हुए, जल्दी चल, घर पे चल, मुंबई में जगह जगह बम फट रहे हैं, घर पे चलो, ये बाहर रहना ठीक नहीं है। तो उसके बाद सब बच्चे वहां से निकले, तो मैं भी निकला। और ये जो जगह है काथा बाजार, वो मेरे घर के बेहद करीब थी। तो रास्ते में मैं काथा बाजार के पास से ही गुजरा, वहां पर मैंने देखा कि बड़ा धुआं हुआ निकल रहा था और वहां पर बड़े पैमाने पे भीड़ इकट्ठा थी। ओ, तो यानी आपने अपनी आंखों से ये जगह पे देखा हुआ है। जी हाँ। बिल्कुल, उसका जिक्र मैंने बुक में किया। तो उन्हीं दिनों में संजय दत्त के घर पे जो आर्म्स मिले थे, आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने रखवाए थे उसको अपने भाई अनीस के थ्रू। लेकिन आपने अपनी किताब में कुछ अलग एंगल बताया, वो क्या है कहानी? देखिए, उसकी कहानी ऐसी है कि 93 का जब ब्लास्ट ली कंपनी ने करवाया टाइगर मेमन के जरिए, तो उसके बाद उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे 92 और 93 में दंगे हुए थे, फिर से एक बार दंगे हिंदू मुस्लिमों के बीच में हो जाएंगे। तो उन दंगों में हथियारों का इस्तेमाल करने की एक पूरी खेप भेजी गई थी, AK-47 राइफल्स की, और कारतूस बड़े पैमाने पर भेजे गए थे, काफी हथियार भेजे गए थे कि उनका दंगों में इस्तेमाल होगा। अब होता यह है कि संजय दत्त, उनके जो सुनील दत्त के बेटे हैं, वो काफी चिंतित थे उस वक्त में। क्या हुआ था कि सुनील दत्त ने दंगों के दौरान मुस्लिम इलाकों में उनका जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उसमें बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी थी, तो उन्होंने मुस्लिम इलाकों में बहुत रिलीफ वर्क की थी, काफी दंगे पीड़ित लोगों को मदद की थी, उनकी सहायता की थी और पीस स्टैब्लिश करने में बड़ा रोल अदा किया था। तो इससे कुछ लोग जो है ना, वो चिढ़ गए थे उनसे, और हिंदू ही लोग, जो हिंदू लोग थे, और वो फोन करके धमका रहे थे सुनील दत्त को और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तो संजय दत्त का कहना है कि वो बड़ा चिंतित हो गया अपने पिता की सुरक्षा को लेकर। और क्योंकि वो दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम, छोटा शकील, इन लोगों से वो टच में रहता था, तो ये बात एक बार उसने अनीस इब्राहिम को बताई कि मुझे बड़ा डर लग रहा है मेरे पिता की सुरक्षा को लेकर। तो अनीस ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं हथियार भिजवाता हूं अपने पास रख सिक्योरिटी के लिए। और फिर अनीस इब्राहिम ने अबू सलीम और समीर हिंगोरा मैग्नम के थे, हनीफ कड़ावाला, इन लोगों के साथ हथियारों की जो खेप थी उसमें से कुछ हथियार भेज दिए संजय दत्त के पास बांद्रा वाले घर में। और मुझे कोई बता रहा था कि जब उसके सामने सारे AK-47 राइफल्स वगैरह रखी गई और बोला गया कि जो चाहिए वो ले लो, तो वो एक एक को ऐसे उठा के दिख रहा था जैसे कि लौकी आलू वगैरह वो जो ना खरीदते हैं, उस तरह से देख कर जो है ना उसने 3 ले ली थी। चूज करा कि चूज कर रहा था कि कौन सा लेना है। अब उसको पता नहीं था ना, मतलब ये बड़ा विचित्र था कि वो इस तरह से देख रहा है जैसे कि कोई सब्जी भाजी खरीद रहा हो। जिस पुलिस अधिकारी ने मुझे नैरेट किया ये सीन, तो वो उसे भी बड़ी हंसी आई कि ये AK-47 को इस तरह से देख रहा है जैसे कि आलू या करेले को देख कर ले रहा हूँ। वो संजू मूवी में भी वो दिखाया गया कैसे वो उसके घर आते हैं और पूरा वो डिक्की में डाल करके, तो और बाद में फिर वो 2 रिटर्न कर देता है, एक अपने पास रख लेता है, ये सारा होता है। अच्छा, इसके बाद जब ये संजय दत्त पकड़ा जाता है और जब ये पता चलता है कि अनीस इब्राहिम ने ये हथियार पहुंचाए थे संजय दत्त के पास में, तो उसके बाद दाऊद भड़क जाता है। अब ये कहानी मैं आपको जो दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं नीरज कुमार, उनके हवाले से मैं बता रहा हूँ। उनका कहना था कि जब दाऊद को पता चला कि अनीस ने ये भिजवाया है संजय दत्त के पास, जिसमें संजय दत्त फंस गया, तो दाऊद अनीस के ऊपर बहुत भड़क गया, क्योंकि ये अनीस ने उसकी मर्जी के बिना भिजवाया था, उससे पूछे बिना भिजवाया था। तो यानी दाऊद को पता ही नहीं था कि अनीस ने संजय दत्त के यहाँ पर, दाऊद को पता ही नहीं था कि अनीस ने जो इस तरह के हथियार संजय दत्त के पास भिजवा दिए, और दाऊद बहुत भड़क गया और उसने अनीस की पिटाई की, ऐसा नीरज कुमार का कहना है। हाँ, आपने लिखा कि नीला कर दिया उसको, पीट कर नीला कर दिया। हाँ, बिल्कुल। तो ये उनके हवाले से मैं बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरह से हो कि दाऊद ने अनीस को इसलिए पीट दिया क्योंकि अनीस ने संजय दत्त को हथियार बिना दाऊद को बताए भिजवाए थे। हाँ, अब संजय दत्त जब पकड़े जाते हैं ना, तो एक बड़ा, एक्चुअली ये पूरी आपकी किताब में ना थोड़े पन्नों के बाद एक नया हीरो टाइप आदमी निकलता है इसमें। तो एक उसमें जिक्र है उज्जवल निकम का जी, जो कि वकील होते थे, और
उनको बड़ा शौक होता था कि संजय दत्त की हियरिंग वगैरह जब भी होती है तो उसके बाद बाहर जाकर के मीडिया में जो है इंटरव्यू देने का। उसमें एक किस्सा था, वो बताओ क्या हुआ था। देखो ऐसा होता था कि रोज ये जो कोर्ट था, टाडा अदालत जो थी, इसको आर्थर रोड जेल के अंदर ही बनाया गया था। और जब हम पत्रकार भी अंदर जाते थे तो हमारी भी बड़ी चेकिंग होती थी। और चूंकि ये बहुत बड़ा मुकदमा था तो बहुत सारे चैनल, नेशनल इंटरनेशनल, सब आते थे कवरेज के लिए। तो एक सिस्टम बन गया था। सिस्टम ये बन गया था कि ये डे टू डे हियरिंग होती थी। तो जैसे ही हियरिंग खत्म होती, उज्जवल निकम बाहर निकलते जेल के बाहर, वहां पर एक स्टेज जैसा बनाया गया था। हाँ। बाइट देने के लिए आया, देखा तो कोई है ही नहीं, कहाँ गए सब लोग, तो देखा वो संजय दत्त के पीछे भागे। तो इंतजार करना पड़ा उनको इंतजार करना पड़ा। हाँ। इसके बाद उज्जवल निकम के चेहरे पर काफी गुस्से के भाव थे। उन्होंने अपना गुस्सा उस वक्त पी लिया और फिर उसके बाद मीडिया को बाइट देकर निकल गए। लेकिन जब अगली हियरिंग हुई जिसमें संजय दत्त आया, तो उन्होंने संजय दत्त को अपने पास बुलाया। जैसे हियरिंग खत्म हुई, संजू इधर आ, जब तक मैं यहां से निकल नहीं जाऊं ना, तब तक तू कोर्ट से बाहर नहीं आएगा, समझा ना? पहले जब मैं निकल जाऊंगा उसके बाद बाहर निकलना। संजय दत्त भी एकदम ओबीडियंट हो गए, जी सर ऐसा ही, बिल्कुल हाँ जी सर। चुपचाप उसने हाँ कर। ऐसा पिक्चर में देखो, खलनायक मूवी उस समय चल रही थी बहुत, और ये माचो पर्सनालिटी। और उस समय सिस्टम में क्या होता है कि एक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उनके बोलने पे बिल्कुल ओबीडियंटली, जैसे आप बता रहे हैं, हाँ। वैसे वो अलग ही था। ये सब हमारे आंखों का देखा हुआ है, क्योंकि हम अक्सर संजय दत्त से मिलते थे, याकूब मेमन से और बाकी के जो गमकांड के आरोपी थे, हम उनसे कोर्ट में मिलते थे, हम उनको सामने सामने देखते थे। उनके आसपास ही हमारे बैठने का होता था। पीछे की तरफ जो आरोपियों का कटघरा था उसमें सारे आरोपी बैठते थे, उसके जस्ट आगे मीडिया के लोग बैठते थे। तो रोजाना जो लोग डे टू डे उस ट्रायल को कवर करते थे, उनकी मुलाकात इन लोगों से होती रहती थी। और उस दिन के बाद आपने लिखा, संजय दत्त कभी भी, बिल्कुल उस दिन के बाद कभी भी, जब तक उज्जवल निकम निकल नहीं जाते थे जेल से बाहर आकर मीडिया को बाइट देते थे, उसके बाद जब अपनी गाड़ी में बैठकर निकलते थे, तब जाकर संजय दत्त जो है जेल से बाहर आता था। अब इस सब में संजय दत्त की बेल हुई कैसे? क्योंकि सुनील दत्त जी जो हैं वो खुद भी पॉलिटिशियन थे, तो उन्होंने कांग्रेस और बाकी सब जगह हाथ पैर जोड़ के, और सब जगह बहुत, आपने ये भी लिखा कि वो देखे गए थे बहुत बार, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के ऑफिसेस के बाहर दिन भर वेट करते हुए। इवेंचुअली वो बाला साहेब ठाकरे से मिलते हैं। हुआ क्या फिर उस समय? नहीं, उन्होंने, देखिए बड़ा ही दिलचस्प है कि संजय दत्त की जमानत होने के पहले तक सामना अखबार में संजय दत्त के खिलाफ क्या कुछ नहीं छप रहा था। उसको देशद्रोही बताया जा रहा था, डी कंपनी का गुर्गा बताया जा रहा था, अपराधी बताया जा रहा था, बहुत कुछ बोला जा रहा था। और फिर सुनील दत्त बाला साहब ठाकरे से मिलते हैं, और फिर बाला साहब ठाकरे बोलते हैं सरकार उन्हीं की थी कि इसको छुड़ाना है। अब कैसे छुड़ाना है वो पुलिस जाने, सरकार जाने, क्या लीगल तरीका निकालना है। अपने स्टाइल में बाला साहब ठाकरे ने कि भाई इसको छोड़ना है। हाँ, इसको छोड़ना है। और फिर कानूनी दांवपेच खेले गए और संजय दत्त जेल से रिहा हो गए। एकदम शुरुआत की बात है, 18 महीने के बाद शायद रिहा हुए थे इस तरह से। लेकिन इसके पीछे भी बाला साहब ठाकरे का जो है पॉलिटिकल मोटिव था, क्योंकि बदले में फिर उसके बाद वहां से सुनील दत्त ने चुनाव नहीं लड़ा था। हाँ, ये आपने लिखा कि जिस उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जहां से सुनील दत्त लड़ते थे चुनाव, वहां पर शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा होता है और सुनील दत्त अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं उस जगह से। और जेल से जब छूटे संजय दत्त, तो पहले सीधा सुनील दत्त जो है बाला साहब ठाकरे के घर लेकर 2 जगह गए, सिद्धिविनायक मंदिर गए और बाला साहब ठाकरे के पास गए, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया और बाला साहब ठाकरे से गले मिले, उनका धन्यवाद अदा करने के लिए। तो ये कईयों के लिए चौंकाने वाला था कि जो शिवसेना, और जिस शिवसेना का मुखपत्र इतना बड़ा विलेन बता रहा था, खलनायक बता रहा था संजय दत्त को, उसी पार्टी के प्रमुख और उसी अखबार के संपादक उसी संजय दत्त को छुड़ा देते हैं
छुड़ाने के बाद उसको आशीर्वाद देते हैं, उससे गले मिलते हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई लोगों को। याकूब मेमन की जो स्टोरी है, सीए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, पढ़ा लिखा लड़का, ठीक है, ये सारे ब्लास्ट हुए, सब लोग बाहर चले जाते हैं, अब वो इंडिया वापस क्यों आए, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी हैं। उसमें आपने भी कुछ घरेलू भी कहानी बताई, और उसके कई एंगल हैं स्टोरी के, एक मीडिया में जो एंगल है, एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, एक जो क्या क्या थ्योरी है, और आपके हिसाब से कौन सी सच है। याकूब मेमन इंडिया वापस क्यों आते, ये जानते हुए कि वो आकर के अरेस्ट हो जाएंगे? देखिए, एक तो यह है कि याकूब मेमन को ऐसा लगा कि उसके खिलाफ जो है ज्यादा कोई सबूत है नहीं मुंबई पुलिस के पास इस साजिश में शामिल होने के। जो भी कांड किया, जो भी सारा कुछ था, याकूब मेमन को लग रहा था सब मास्टरमाइंड उसका भाई था। उसका रोल प्रूव नहीं हो पाएगा, और चंद साल जेल में गुजारने के बाद वो वापस से छूट जाएगा और फिर मुंबई में अपनी जिंदगी गुजारेगा। ये सोचना था याकूब मेमन था। लेकिन कुछ लोग एक ग्रेपवाइन भी सुनाते हैं, एक कहानी भी सुनाते हैं, जो कभी डी कंपनी से जुड़े रहे। ऐसे लोगों का कहना है कि इसके पीछे एक देवरानी जेठानी का झगड़ा भी था। जब बमकांड के पहले टाइगर मेमन, याकूब मेमन और उसके बाकी के भाई और उनके परिवार के साथ यहाँ से निकल गए, तो दुबई गए, फिर कराची गए। अभी लोग साथ में ही रहते थे। अब ये था कि लोग बोलते हैं कि याकूब मेमन की पत्नी राहीन और टाइगर मेमन की पत्नी शबाना, इनके बीच में जमती नहीं थी, खटपट होती रहती थी। रोज किसी ना किसी बात को लड़ाई झगड़ा होता था, एक दूसरे पर ताने कसे जाते थे। अब राहीन जो है किटकिट करती थी याकूब से, ऐसा लोग कहते हैं कि इनके साथ नहीं रहना है हमको, और ये इस तरह से हमें इंसल्ट करते हैं, भला बुरा कहते हैं, हमको इनके टुकड़ों पर नहीं बलना है। और वो डिपेंडेंट तो हो ही गए थे, उसके बाद डिपेंडेंट हो गए थे ना, क्योंकि देखिए आईएसआई से और दाऊद से पॉइंट्स पर्सन इनकी फैमिली से कौन था? टाइगर मेमन, जिसने ये पूरा प्लान बनाया था और जिसने लोग जुटाए थे, सारा कुछ किया था, वो सब टाइगर मेमन ही था ना। और जो भी लाइजनिंग आगे भी हो रही थी आईएसआई के साथ में, वो सब टाइगर मेमन ही कर रहा था। टाइगर मेमन ही तय कर रहा था कि कब कहाँ मूव होना है, कब कहाँ रहना है। घर चलाने के लिए पैसा वैसा भी उसी के थ्रू आ रहा था। तो ये लोग डिपेंडेंट हो गए थे। तो वही इसने कहा कि हम कब तक उसके टुकड़ों पर बलेंगे। और याकूब मेमन भी रोज की किटकिट से तंग आ गया था। और दूसरी तरफ उसको ये भी लग रहा था कि मेरे खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग केस होगा नहीं, तो शायद कुछ साल जेल में निकाल कर के बाद मैं आ जाऊं। और इसके लिए फिर वो वापस आया। आने के बाद में मुकदमा चला, और मुकदमे में उसको कॉन्स्पिरेसी में दोषी साबित किया गया। जज पीडी कोदे ने उसे फांसी की सजा सुनाई, और 30 जुलाई 2015 को नागपुर की जेल में सुबह 7 बजे उसको फांसी दे दी गई। लेकिन उसमें एक ऐतिहासिक बात हुई। फांसी दिए जाने की एक रात पहले, मैं उधर ही था, नागपुर में ही था, उस जेल के बाहर ही था जब फांसी दी जा रही थी। उस पूरी रात मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा था, सुबह फांसी होने तक। ये वारंट, ब्लैक वारंट निकल गया उसके खिलाफ, और सुबह फांसी थी। तो देर रात को देश के कई नामचीन लोग, कई एक्टिविस्ट, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, कारोबारी, बड़े वकील, इन लोगों ने एक प्रस्ताव तैयार किया अपने सिग्नेचर के साथ, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि इसको फांसी ना दी जाए, रहम किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी फरियाद सुनी, और रात को हियरिंग के लिए दरवाजे अपने खोल दिए, रात को 11-12 बजे। हाँ, और वो रात को करीब, मुझे लगता है कि 2:30-3 बजे तक वो हियरिंग चली। लेकिन उसमें भी नतीजा ये निकला कि फांसी नहीं रुकेगी, फांसी दे दी जाएगी। और उसके बाद में कन्वे किया जाता है नागपुर जेल की अथॉरिटी को कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे देने से मना कर दिया है। क्योंकि फांसी तभी रुकती जब कोर्ट की तरफ से कोई स्टे का ऑर्डर आता ना। तो ऐसा कोई ऑर्डर तो आया नहीं जेल अथॉरिटी के पास। एक नेपाल का एंगल भी आपके एक दोस्त ने आपको बताया बाद में। नहीं, उसमें तो देखिए वो
दो चीजें हैं कि एक है कि नेपाल के रास्ते से याकूब मेमन ने आकर सरेंडर किया हम्म खुद को, लेकिन सीबीआई का केस यह है कि उसको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, उसको वहां देखा गया और फिर पकड़ा गया। हाँ तो एक ये वर्जन है हाँ जो ऑफिशियल वर्जन है। हाँ, क्योंकि पकड़े जाने में जो है फिर थोड़ा सा कोर्ट जो रियायत कर सकता था, शायद वो केस नहीं बनता अगर पकड़ा गया है। देखिए, एक rediff.com ने एक आर्टिकल बी रमन का छापा था, जिसमें बी रमन कह रहे थे कि याकूब मेमन ने जिस तरह का कॉपरेशन इंडियन एजेंसीज के साथ किया, जो उसने जानकारी दी जिससे इन्वेस्टिगेशन में मदद मिली और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को समझने में जो है मदद हासिल हुई, उसके मद्देनजर वो फांसी देने लायक नहीं है। ये उनके आर्टिकल का लब्बो-लुआब था, ये उनका कहना था। और जब इसको ये फांसी वगैरह दी जा रही थी, उसी दौरान जो है ये आर्टिकल सामने आया था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपके किताब में आता है नीता नायक का। जी, क्या हुआ था उसमें? देखिए, नीता नायक जो है उसकी दो तरह की पहचान थी। एक पहचान तो ये थी कि वो शिवसेना की नेता थी, शिवसेना की एक कॉरपोरेटर थी, पार्षद थी। और दूसरी पहचान ये थी कि मुंबई के एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन अश्विन नायक की वो पत्नी भी थी। अश्विन नायक वो डॉन था जिसके सिर पर उसके दुश्मन अरुण गौली के शूटरों ने गोली मारी थी, जिसके बाद वो कमर के नीचे पैरालिसिस हो गया था उसको। और वो व्हीलचेयर पर रहता था, जेल में रहते हुए भी अपनी गैंग चलाता था। और उसके ऊपर आरोप थे कि उसने जेल में रहते हुए अपने कई सारे दुश्मनों को खत्म करवाया, कई लोगों की हत्या करवाई। अब एक बार उसको पता चलता है कि नीता नायक का अफेयर एक पुलिस कांस्टेबल के साथ हो गया है, उसकी पत्नी का अफेयर एक पुलिस कांस्टेबल के साथ हो गया है। और ये जो पुलिस कांस्टेबल है, ये शिवसेना के एक नेता नारायण राणे का बॉडीगार्ड था। इसका नाम था लक्ष्मण जिम्मन। तो जब ये जानकारी जेल के भीतर अश्विन नायक को मिलती है तो वो आग बबूला हो उठता है, भड़क जाता है। और फिर बताते हैं कि उसने अपने शूटरों को निर्देश दिया। और फिर एक शाम को जब नीता नायक कहीं से लौटकर शाम को अर्थर रोड के पास में जहां पर उसका घर था, वो अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तो पीछे से कोई उसे आवाज देता है, वहिनी, भाभी, मतलब वहिनी मराठी में भाभी। हाँ। तो किसी ने सीढ़ियां चढ़ते हुए पीछे से आवाज दिया, वहिनी। तो नीता नायक ने मुड़ के देखा पीछे, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, शूटर ने 3-4 गोलियां दागी और वो वहीं पर खत्म हो गई। इस मामले में मुकदमा चला, शूटर पकड़े गए, अश्विन नायक पर भी मुकदमा चला, लेकिन अश्विन नायक मामले से बरी हो गए। एक आपने इंटरव्यू करा था उन कांस्टेबल का उसी दिन? जी बिल्कुल, उसके अगले दिन जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैंने इस खबर को रिपोर्ट किया। जब घटना हुई उसके बाद पता चला कि इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि ये कांस्टेबल के साथ में अफेयर का आरोप था और उसकी वजह से ये हत्या हुई। तो अब बहुत लोगों को इस समय तक स्टोरी में ये लगता है कि पता नहीं अफेयर था या नहीं था, और पता नहीं ये सिर्फ शक था अश्विन नायक का, या सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। इस पे कोई ठोस सबूत नहीं आता है इस स्टोरी में अभी तक, जब तक आपका ये इंटरव्यू नहीं आता है। तो इसलिए मेरे को वो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी लगता है इस केस की। जी, तो अब ढूंढना था कि भाई ये जिस कांस्टेबल के साथ कथित अफेयर था वो कौन है कांस्टेबल। तो पता चला कि वो लक्ष्मण जिमन नाम का कांस्टेबल पास ही में क्राइम ब्रांच की यूनिट नंबर 2 का दफ्तर है, जैकब सर्कल में, 7 रास्ता जिसको मुंबई में कहते हैं, वहां पर उसको बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो मैं पहुंचा भागकर अपने कैमरामैन के साथ वहां। उन दिनों में मैं आज तक में काम करता था, ये साल 2000 की बात है। तो देखा तो जो वहां के इंस्पेक्टर थे वो कहीं बाहर गए हुए थे, किसी ऑपरेशन में कोई एनकाउंटर करने के लिए गए थे। तो लक्ष्मण जिमन को इंतजार करने को कहा गया और बिठा कर रखा गया था यूनिट के ऑफिस में। तो मैं गया और मैंने कांस्टेबल से पूछा कि लक्ष्मण जिमन कहाँ है, यूनिट के कांस्टेबल से। तो उसने बोला देखो सामने बैठा है। तो देखा तो वो बैठा हुआ था एकदम डरा हुआ सा। तो मैंने पूछा कि आप लक्ष्मण जिमन हो? उसने बोला हाँ।
तो मैंने कहा कि मैं जितेंद्र दीक्षित हूँ, आज तक का रिपोर्टर, और जो ये नीता नाइक की हत्या हुई है उसमें आपका रोल सामने आ रहा है कि आपके साथ अफेयर था और इसकी वजह से। तो वो एकदम से चीखने लग गया और उसने कहा कि अरे मेरे को मेरी जान को खतरा है और मुझे भी मार देंगे, ये पुलिस ने मेरा वेपन ले लिया है मुझसे, मेरे पास मेरा हथियार भी नहीं है और यशविन नायक के लोग अब मुझे भी मार डालेंगे। और ऐसा बोल के वो चीखने लग गया और यूनिट के ऑफिस से बाहर निकलने लग गया और मेरे सवालों से भी बचने लग गया। वो अपने आप में ही बात किए जा रहा था, बड़बड़ाते जा रहा था और मेरा कैमरा में शूट कर, लेकिन मैं अपने सवाल पूछे जा रहा था, आप कब से जानते हैं उसको, क्या नाम थे। तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मर्जी में जो आ रहा था एक पागल के जैसा बोले जा रहा था, लेकिन वो मुझसे अलग नहीं रह सकती है, हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे, एकदम फिल्मी डायलॉग बोल रहा था, हम और वो एक ही हैं और स्वर्ग में हमारी मुलाकात होगी, देखना हम दूर नहीं रहेंगे, मैं भी आ रहा हूँ जल्दी। और ये सारी बातें इस तरह की वो करने लग गया। और फिर उसने बाहर, उसकी मोटरसाइकिल पार्क थी, उसने मोटरसाइकिल पे बैठ गया, मोटरसाइकिल पे किक मारी, तो मोटरसाइकिल पर आगे हेडलाइट के ऊपर जो स्पेस था वहां पर उसने ऐसे हार्ट बना रखा था और उसमें L हार्ट N ऐसे लिखा हुआ था। ओ, एन मतलब लव, लक्ष्मण लव्स नीता, नीता, हाँ। इस तरह से। और पीछे भी जहां पर नंबर प्लेट थी वहां पर भी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था। तो ये कहानी थी। तो यहाँ से इस इंटरव्यू से एक्चुअली वो वैलिडेशन आती है कि अश्विन नायक का जो शक था शायद वो सही था, शायद नहीं सही था। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक गैंग वॉर छिड़ा हुआ था जी। जिसमें आपने बताया कि 2 दल थे या 2 गैंग थे। एक प्रदीप शर्मा उर्फ बावा का गैंग था जिनके साथ थे दया नायक, और एक गैंग था विजय सास्कर जिनको महाराज बोला जाता था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पुलिस महकमे में भी ग्रुपिज्म था और पत्रकार लोग चर्चा करते थे कि एक तरह से पुलिस में भी गैंग वॉर है। और उस दौर में क्या हुआ था कि कुछ ऐसे अधिकारी थे जिनकी पहचान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर थी, जो इसलिए जाने जाते थे कि वो एनकाउंटर्स में गैंगस्टर्स को मारते थे। क्योंकि मुंबई शहर में 90 के दशक में तमाम ये गैंग्स बड़ी हावी हो गई थी और रोजाना सड़कों पर गोलियां चलती थी, कभी किसी कारोबारी को, कभी होटेलियर को, कभी बार मालिक को, कभी किसी फिल्मकार को गोलियों से भून दिया जाता था, धमकी भरे कॉल्स आते थे। तो फिर पुलिस ने भी सख्त रवैया अपनाया और फिर इन लोगों को भी पकड़ पकड़ कर मारा जाने लगा और उसका फायदा भी हुआ। अब भले ही इस नीति को लोग गलत बताते हैं, कानून के दायरे से बाहर बताते हैं कि पुलिस कानून का पालन करवाने के लिए कानून को तोड़ती हो, तमाम वाद विवाद अपनी जगह, लेकिन बॉटम लाइन देखें तो उस नीति ने अंडरवर्ल्ड की कमर भी तोड़ी, अंडरवर्ल्ड खत्म भी हुआ। तो अंडरवर्ल्ड को खत्म करने में ये जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी हैं, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बहुत अहम भूमिका निभाई। 80 एनकाउंटर आपने लिखा, एक एक ये जिनके हमने नाम लिए इन सब के नाम पे। प्रदीप शर्मा ने 100 से ज्यादा एनकाउंटर, 100 से ज्यादा, 113 एनकाउंटर किए। विजय सालस्कर ने 56 एनकाउंटर किए थे। दया नायक ने करीब 80 एनकाउंटर्स किए। तो ऐसे ऐसे चेहरे थे पुलिस के और ये एक हीरो की तरह थे, अखबारों में इनके बारे में काफी छपता था और आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन इनमें से कोई ना कोई किसी ना किसी बड़े गैंगस्टर का एनकाउंटर करता था। कोई छोटा राजन गिरोह के शूटरों का, कोई दाऊद के गिरोह के शूटरों का, कोई अरुण गौली के गिरोह के शूटरों का। तो ये सारा होता था। और आपने लिखा कि ऐसा खौफ होता था इनका कि अरुण गौली एक दिन पोलिंग डे के टाइम पे किसी ने उसको बताया आपके घर के आसपास विजय सालस्कर दिखा है नीचे, घर के नीचे। वो उस डर से इलेक्शन के दिन घर से निकला ही नहीं। वो किस्सा मैं आपको संक्षेप में सुना देता हूं। देखिए, ऐसा है कि 2004 में अरुण गौली ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जिस दिन वोटिंग थी उस दिन उसने मीडिया के कई लोगों को घर बुलाया था कि वहां से सब मीडिया के लोग उसके साथ में जाएंगे और पोलिंग बूथ पर उसकी वोटिंग कवर करेंगे। मैं भी गया था। लेकिन वहां पर बुलाने के बाद अरुण गौली घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। उसके पीछे कारण यह था कि जिस दगड़ी चाल में रहता था, उस दगड़ी चाल की इमारत के बाहर इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी माने जाते थे, जिनका बड़ा खौफ था अंडरवर्ल्ड में, वो अपनी जिप्सी से निकले और उनको पता था कि अरुण गौली सामने वाली इमारत की किस मंजिल पर है, खिड़की पर है। जिप्सी से निकले, उन्होंने सिगरेट निकाली, सिगरेट जलाई और एक
गहरा कष्ट लेते हुए धुआं उड़ाया और उसी खिड़की की तरफ ऐसे गुस्से में देखा। और उनको ऐसा करते हुए अरुण गौली ने देख लिया। इसके बाद अरुण गौली डर गया और वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जबकि इलेक्शन है उस दिन, इलेक्शन है, उसको उतरना था, उसको घूमना था, लेकिन पोलिंग वो बूथ्स पे अपने आप जाना को भी वोट देने के लिए नहीं आया। जब मैंने उससे पूछा कि समय हो रहा है, आप क्यों नहीं निकल रहे हैं, हमको दूसरी जगह भी जाना है और भी लोग वोट डालने के लिए बाहर निकलेंगे। तो अरुण गौली का वो जो इंटरव्यू है, वो बीच में वो इंटरव्यू बड़ा वायरल भी हुआ, आप देखेंगे। उसमें अरुण गौली बड़ा खौफजदा होकर मुझे बता रहा है कि कैसा जाएगा नीचे, वो मर्डर केस का आरोपी नीचे सालस्कर खड़ा है ना, हाँ, वो एड़ा आदमी है, उससे बच्चा भी डरता है, वो गोली मार देगा, तो ऐसा कैसा जाएगा। तो मैंने कहा कि हो सकता है वो आज चुनाव का दिन है, हाँ, उसको सिक्योरिटी के लिए हिसाब से यहाँ पर भेजाओ। तो क्या पूरे मुंबई के सिक्योरिटी का इंचार्ज उसको ही बनाया क्या? उसको ही ठेका दिया है क्या? हाँ। कोई और को नहीं आ सकते थे? ये आपकी अपनी फोन कॉल हुई उनके साथ? फोन कॉल ही सामने, भाई सामने। मेरे सामने की बात है, मैं इंटरव्यू। सामने हाँ, वहां पर मौजूद हाँ, था ना, मैं हाँ, तो वहीं पे था। हाँ, इतना खौफ होता था। और इनके तो एक तरफ ये विजय सलस्कर का गैंग हो गया, एक तरफ ये बाबा उर्फ प्रदीप शर्मा का गैंग हो गया। तो ये पुलिस महकमे के अंदर ये ग्रुपिज्म कैसे बन गया? नहीं, देखिए, प्रदीप शर्मा और विजय सालस्कर ये दोनों ही अधिकारी एक ही बैच के थे। 1983 महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी के 1983 बैच के पास आउट रहे। और ये दोनों लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अच्छा। बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ। लेकिन होता यह है कि इनके बीच में मनमुटाव इस वजह से शुरू हो जाता है कि जब एंटी नार्कोटिक्स सेल में इनकी पोस्टिंग होती है, वहीं से बताते हैं कि इनके बीच में दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं और दोनों अपने आप में आइकन्स बन चुके होते हैं। अब कुछ एक मामले ऐसे होते हैं जहां पर कि विजय सालस्कर ने कुछ ऐसे लोगों को पकड़ लिया जो प्रदीप शर्मा के खबरी का काम करते थे। प्रदीप शर्मा के कहने पर विजय सालस्कर ने एक दो बार छोड़ा, लेकिन फिर वो बाद में पकड़े गए वैसा ही कुछ करते हुए। कुछ ऐसा प्रदीप शर्मा की तरफ से भी हुआ, जो लोग कहानी बताते हैं पुलिस के लोग। और इस बात को लेकर दोनों में जो है मनमुटाव शुरू हो गया कि एक दूसरे के इन्फॉर्मर्स को ये लोग पकड़ रहे थे, खत्म कर रहे हैं। ये आपने लिखा भी किताब में। और फिर बात बढ़ती गई और ये छोटा मनमुटाव जो है धीरे धीरे एक बड़ी दुश्मनी में तब्दील हो गया। और फिर दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए, एक प्रदीप शर्मा उर्फ बाबा का ग्रुप और एक विजय सालस्कर उर्फ महाराज का ग्रुप। और ऐसा था कि इनके अपने लॉयल ऑफिसर्स होते थे जो इनके साथ रहते थे, इनके आईपीएस ऑफिसर्स भी अपने होते थे। जैसे विजय सालस्कर को राकेश मारिया का करीबी माना जाता था और प्रदीप शर्मा को डॉक्टर सत्यपाल सिंह का करीबी माना जाता था। लेकिन डी शिवानंदन थे, वो दोनों के गुड बुक्स में थे, मतलब दोनों लोग उनको मानते थे। और डी शिवानंदन के वक्त में कोई ग्रुपिज्म नहीं था, सब लोग जो है सेम उस पे, हाँ, वो सबको ठीक ट्रीट करते थे। लेकिन उनके नीचे के एक अधिकारी थे डीसीपी, वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को अपना खास मानते थे, जबकि दूसरे को लगता था कि उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। और आपने बताया कि जर्नलिस्ट भी बढ़ गए थे। जर्नलिस्ट भी बढ़ गए थे। कुछ पत्रकार विजय सालस्कर के खास हुआ करते थे, कुछ प्रदीप शर्मा के खास हुआ करते थे। तो टिप उन्हें ही मिलती थी कि यहाँ एनकाउंटर। हाँ, तो अगर विजय सालस्कर ने कोई बड़ा एनकाउंटर किया या कोई बड़ा केस डिटेक्ट किया तो उनको पहले खबर मिलती थी। प्रदीप शर्मा ने कुछ बड़ा काम किया तो पहले उनके क्लोज पत्रकारों को खबर मिलती थी। तो इस तरह से होता था। सो एक टाइम होता था जब पंजाब लॉबी, यूपी बिहार लॉबी, मराठी लॉबी, ऐसे करके पुलिस में थोड़ा ग्रुपिज्म होता था। फिर एक टाइम था जब पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस के बेसिस पे ग्रुपिज्म होता था कि कौन किसका फेवरेट है। ये शायद पहली बार मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट देख रहा था जहां पर दो आइकॉनिक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की वजह से ग्रुपिज्म क्रिएट हो रहा था डिपार्टमेंट के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की अपनी अलग पॉलिटिक्स थी, उनके बीच में अपनी अलग राइवलरी थी, अलग दुश्मनी थी। हाँ। और आईपीएस ऑफिसर्स के बीच में अपनी अलग राइवलरी थी।
हाँ, ये था कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक आईपीएस अधिकारी का क्लोज था, दूसरा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जैसे दूसरे का क्लोज था। जैसे मैंने आपको नाम बताया, हाँ। प्रदीप शर्मा के बारे में बताया जाता था कि वो डॉक्टर सत्यपाल सिंह के करीबी थे, जो एक आईपीएस ऑफिसर थे डॉक्टर सत्यपाल सिंह। विजय सालस्कर के बारे में कहा जाता था कि वो राकेश मारिया के करीबी हुआ करते थे। और लॉबीज आईपीएस अधिकारियों की होती थी, बिहारी आईपीएस अधिकारियों की लॉबी, फिर पंजाबी आईपीएस अधिकारियों की लॉबी, मराठी अधिकारियों की लॉबी होती थी। तो लॉबीज तो थी जो इन्फ्लुएंस करती थी, और जो भी इनकम्बेंट होता था, जो पार्टी सत्ता में होती थी, उसके साथ जिनकी करीबी होती थी, वो प्रमुख पदों पर अपने लोगों को जो है वहां पर बिठाने के लिए उसमें प्रयास करते थे। आपने इन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के बारे में लिखा कि ये एक ऐसी ब्रीड ऑफ पुलिस ऑफिसर्स पैदा हो गई थी जो शायद बहुत जरूरी थी, बहुत इफेक्टिव भी थी, बट इनके चारों तरफ जो है बहुत कंट्रोवर्सीज रहते थे, बट दे हैड दिस स्किल ऑफ ऑलवेज बाउंसिंग बैक। बिल्कुल, कि किसी भी सिचुएशन में आ जाएं, ये कुछ ना कुछ करके वापस से बाउंस बैक करके कम बैक करेंगे। और इस सीरीज में सचिन वजे का नाम आता है उसके बाद, जिनकी पूरी लाइफ एक बहुत लंबी उसके ऊपर कई इंसिडेंट्स आपने नरेट करे। अगर सचिन वजे की लाइफ को आपको समझाना है, क्या 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 हुआ? देखिए, ये जो सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी हैं, ये एक तरह ये हीरो के तौर पर तो पेश किए ही गए, क्योंकि देखिए इनकी पॉलिसी एनकाउंटर्स की भले ही विवादित रही, लेकिन उसने रिजल्ट्स भी दिए। मुंबई शहर को अंडरवर्ल्ड से क्लीन अप करने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि मकोका जैसे कानूनों ने भी अपना असर दिखाया, लेकिन जो पकड़ पकड़ कर गैंगस्टर्स को मारा गया और जो खत्म किया गया, जो खौफ पैदा हुआ पुलिस का, वो इन लोगों की वजह से पैदा हुआ। लेकिन कालांतर में हुआ ये कि ये लोग इतने ताकतवर हो गए, इतने प्रभावशाली हो गए कि इनमें से कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगा कि ये अपनी उस ताकत और प्रभाव का गलत फायदा उठा रहे थे और ये गलत काम करने लग गए। और लगभग हर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी किसी न किसी मामले में जेल गया। प्रदीप शर्मा जेल गए, दया नायक जेल गए, रविंद्र आंग्रे वो जेल गए, प्रफुल्ल भोसले वो जेल गए, सचिन वाजे वो जेल गए। किसी न किसी मामले में जो लोग कभी हीरो थे, जो कभी अपराधियों को पकड़ते थे, बाद में खुद भी उनके ऊपर अपराध करने के आरोप लगे और उनको भी जेल जाना पड़ा। उसमें सालस्कर बच गए, हालांकि उनके ऊपर भी फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगे थे, लेकिन वो 2008 में शहीद हो गए। तो ये जितने लोग हीरो थे, बाद में उन सबके ऊपर विलेन होने का आरोप लगा। और सचिन वाजे के बारे में आपने स्पेसिफिक पूछा है, तो एक बात बता दूं कि ये सारे अधिकारी दे हैव बीन गुड सर्वाइवर्स ऑल्सो। वो कहते हैं ना कि बिल्ली को आप कितनी भी ऊंचाई से फेंकिए, वो जब गिरती है तो 4 पैरों पे ही आके खड़ी होती है। तो ये अधिकारी कई मुसीबतों में फंसे, लेकिन घूम फिर के ये उन सबसे निकल कर आ जाते थे। प्रदीप शर्मा की अगर बात करें तो उनको तो पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप में, लेकिन उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, वापस से रीइंस्टेट हुए। उनको अरेस्ट कर लिया गया था एक लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में, लेकिन वहां पर भी वो अभी जमानत पर बाहर आ गए, उसमें उनका कन्विक्शन भी हुआ, लेकिन बाहर आए। फिर मनसुख हिरन जो एंटीलिया कांड में जो है जो एक विटनेस था, उसकी हत्या के मामले में अरेस्ट हुए, लेकिन वहां से भी वो निकल कर बाहर आ गए। बिल्कुल। तो दीज ऑफिसर्स आर वेरी गुड सर्वाइवर्स ऑल्सो, दे हैव वेरी गुड सर्वाइविंग स्किल्स। एनी हाउ वो मुसीबत से अपने आप को निकाल लेते हैं। अब निकाल नहीं लेते। आपकी किताब से एक्चुअली डेप्थ में जाओ तो ये पता चलता है कि इधर से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्शन से किसी का कोई काम कर देना, या किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को सही टाइम पे यूज कर देना, किसी इलेक्शन में सरकार बदल जाना, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, आई थिंक जो एक मेरे को सर्वाइवल स्किल दिखा कि भाई स्टे लो एंड वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी, वो इनको करना बहुत अच्छे से आता है। हाँ बिल्कुल, हर तरीके से, मतलब साम दाम दंड भेद, जहां पर जो चीज काम कर जाए उसका इस्तेमाल करके दे हैव बीन सर्वाइविंग। अब आपने सचिन वाजे की बात कही। सचिन वाजे की स्टोरी ऐसी है कि सचिन वाजे कोल्हापुर के रहने वाले थे और 1990 बैच के हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो।
पुलिस फोर्स में आए, पहले थाने में थे, थाने में भुजंगराव मोहिते वहाँ के जब पुलिस कमिश्नर थे तो उनके बड़े खास थे। फिर वो मुंबई में आए, जब ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम बन के तो मुंबई लेकर आए। यहाँ पर मुंबई आने के बाद में उनको प्रदीप शर्मा की टीम में रखा गया। अब प्रदीप शर्मा की टीम में उनके बड़े खास थे दया नायक। आप उस वक्त के अखबार अगर उठाकर देखेंगे या टाइम मैगजीन भी देखेंगे तो प्रदीप शर्मा और दया नायक की जोड़ी के बारे में बहुत आर्टिकल्स वगैरह छपते थे। रोजाना ये दोनों मिलकर ही एनकाउंटर्स करते थे। और दया नायक प्रदीप शर्मा को अपने बड़े भाई की जैसे मानते थे। लेकिन अब बीच में तीसरे की एंट्री हो जाती है सचिन वाजे की। अब सचिन वाजे देखते हैं कि भाई ये जो मतलब पूरी पॉपुलैरिटी तो जो है दया नायक को मिल रही है, जबकि दया नायक जो है रैंक में सचिन वाजे से जूनियर था, शायद 5 साल जूनियर था। दया नायक 95 बैच। और सचिन वाजे वॉज अ वेरी स्किल्ड गाय। मतलब आईटी में उस दौर में उन्होंने जो क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉड वगैरह के बहुत सारे केसेस डिटेक्ट किए थे। और ही वॉज वेरी टेक्नो हैवी, वेरी स्किल्ड। और दया नायक ठीक है, दया नायक जो है वो उतना स्किल्ड नहीं थे टेक्नोलॉजी के मामले में, बट ही वॉज वेरी रिसोर्सफुल इन टर्म्स ऑफ हिज नेटवर्क ऑफ इन्फॉर्मर्स इन द अंडरवर्ल्ड। तो सारी पब्लिसिटी प्रदीप शर्मा और दया नायक को मिलती थी, तो कहीं ना कहीं ये बात सचिन वाजे को कचोट रही होती थी कि मैं वो जगह क्यों नहीं हासिल कर सकता। मतलब जिस तरह से मीडिया हीरो बना रही है दया नायक को, मैं तो उससे सीनियर भी हूं, मैं तो उससे स्किल्ड भी हूं। तो सचिन वाजे ने अपनी जगह बनानी शुरू की। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दया नायक और प्रदीप शर्मा के बीच में फूट पैदा करने में कहीं ना कहीं सचिन वाजे की भूमिका थी, क्योंकि सचिन वाजे ज्यादा करीब आना चाहते थे प्रदीप शर्मा का, और बाद में आ भी गए। और फिर प्रदीप शर्मा और दया नायक के बीच में कुछ बातों को लेकर मनमुटाव हुआ, उनके बीच में दूरियां हुई। क्या बात थी? अलग अलग वो कई सारे मसले हैं, मतलब हम कंफर्म तौर पर नहीं कह सकते हैं। प्रदीप शर्मा का वर्जन कुछ और हो सकता है, दया नायक का वर्जन कुछ और हो सकता है। कोई तो ऐसा कहता है कि अब तक 56 जो फिल्म बनी उसको लेकर भी जो है विवाद हुआ कि ये फिल्म आखिर किस पर बनी, उसमें नाना पाटेकर का रोल दया किसके आधार पर था, प्रदीप सर पर था। हाँ। इसको लेकर भी कुछ लोग कहते हैं कि एक विवाद का विषय ये भी था। अच्छा, कि अब तक 56 जो है वो प्रदीप पे है या दया नायक पे? जी। वाह। ओके। एक यूनुस का एस्केप रिपोर्ट होता है जो सचिन वाजे की कस्टडी में थे। उस पे आपने एक बहुत यूनिक एंगल या एक थ्योरी दी है कि वो भागे थे। आपने लिखा कि वो उसके बाद कभी दिखे नहीं। हाँ। उस एस्केप के बाद क्या हुआ था आपके हिसाब से उस दिन? नहीं, देखिए ख्वाजा यूनुस की कहानी ऐसी है कि 2 दिसंबर 2002 को मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बैंक की बस में। उस केस में कुछ 6 लोगों को अरेस्ट हुआ था, जो कि स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स बताए गए थे, सिमी के। और इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से इनके बारे में जानकारी आई थी, और उसके बाद मुंबई पुलिस ने इनको अरेस्ट किया था और क्राइम ब्रांच जांच कर रही थी। तो उन्हीं लोगों के बीच में एक ये शख्स जो गिरफ्तार हुआ था, इसका नाम था ख्वाजा यूनुस। ये दुबई में काम करता था और कुछ वक्त के लिए महाराष्ट्र में आया था, बीड़ में रहता था जो है। उसकी शादी होने वाली थी, उस सिलसिले में वो आया था, रुका था, लेकिन इस बीच उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर एक दिन खबर आती है कि उसको पूछताछ के लिए सचिन वाजे कहीं ले जा रहे थे बीड़ की तरफ ही, और रास्ते में गाड़ी पलट जाती है और उसमें ख्वाजा यूनुस भाग जाता है। लेकिन ख्वाजा यूनुस के साथ ही गिरफ्तार हुए एक और आरोपी डॉक्टर मतीन बासित, वो आरोप लगाते हैं कि ख्वाजा यूनुस भागा नहीं, बल्कि लॉकअप में मार मारकर क्रूरतापूर्वक उसकी हत्या कर दी गई इंट्रोगेशन करते वक्त। और वो बताते हैं कि किस तरह से ख्वाजा यूनुस के साथ बर्बरता की गई और फिर उसने खून की उल्टी की, और वो सारा कुछ डिटेल जो है कोर्ट के सामने आता है। और मतीन के बयान को एफआईआर के तौर पर ले लिया जाता है। और फिर उसमें सचिन वाजे की गिरफ्तारी होती है, सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये बात है 2003-04 की। और सचिन वाजे उसके बाद करीब 16 साल तक जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं। 2020 अप्रैल मई में वापस से मुंबई पुलिस में उनको रीइंस्टेट किया जाता है। और ना केवल रीइंस्टेट किया जाता है, बल्कि
सबसे अहम यूनिट क्राइम ब्रांच की CIU क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बनाया जाता है और वो सीधे पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को रिपोर्ट करते हैं। बीच में ना तो ACP को, ना DCP को, ना ज्वाइंट CP को, सीधे एक नंबर उनको रिपोर्ट करते हैं। इतने पावरफुल, क्योंकि उस वक्त सरकार होती है शिवसेना की, अनडिवाइडेड शिवसेना की। मुख्यमंत्री होते हैं उद्धव ठाकरे और सचिन वाजे ने बीच में, जिस दौरान वो सस्पेंड थे, उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली होती है और इन नेताओं के काफी करीब हो गए होते हैं, उद्धव के, संजय राउत के। तो एक अधिकारी जो कि कस्टोडियल डेथ के मामले में सस्पेंडेड चल रहा था, अचानक रीइंस्टेट होता है 16 साल बाद, और रीइंस्टेट होने के बाद बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत पावरफुल बन जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज सिर पर हाथ था पार्टी प्रमुख का, सरकार प्रमुख का। और फिर बाद में उनके ऊपर जो आरोप लगे, आपने देखा, आरोप ये लगे कि अंबानी के घर के बाहर उन्होंने विस्फोटकों से लदी कार को पार्क कर दिया और उसके बाद उस मामले की जांच भी खुद ही करने लग गए कि कार किसने पार्क की। और फिर पता चलता है कि वो कार जो है उनके दोस्त की ही थी। हाँ। और जब ये पता चलता है कि कार उनके दोस्त की थी, तो फिर वो दोस्त का भी मर्डर हो जाता है और उस मर्डर में भी इनका नाम आता है। ये सारे ऑफिसर्स में एक नाम आता है, गोविंद राघव खैरनार का, द डेमोलिशन मैन। BMC का एक BMC मतलब बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ जी, के एक मिड लेवल अधिकारी जो नॉर्मल अपना घर से टिफिन लेकर ऑफिस जाते होंगे, बैठते हैं ना, ये पुलिस है ना, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह है। और अचानक से मुंबई में बहुत कुछ बदलने लग जाता है। क्या क्या हुआ था? नहीं, देखिए, जब भी खैरनार की बात आती है तो उनको याद किया जाता है। अभी भी वो जीवित हैं ईश्वर के आशीर्वाद से, हालांकि वो बीमार रहते हैं और अब एक्टिव नहीं हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। लेकिन गोविंद राघव खैरनार के नाम का जब जिक्र होता है तो एक ऐसे शख्स का चेहरा सामने आता है जिसने दाऊद इब्राहिम की ईंट से ईंट बजा के रख दी थी, जिसने दाऊद के ताजमहल को धराशायी कर दिया था। ताजमहल मैं कैसे कह रहा हूं? शाहजहां ने ताजमहल बनाया किसके लिए? अपनी पत्नी मुमताज की याद में। उसी तरह से दाऊद इब्राहिम ने अपनी पत्नी महजबीन के नाम पर एक आलीशान इमारत बनाई थी पाकमुड़िया स्ट्रीट में, साउथ मुंबई के, जहां पर पहले वो रहता था। उस इलाके की बाकी सारी इमारतों से एकदम जुदा थी वो, मतलब बाकी सब पुरानी इमारतें थी। आपने देखी हुई थी वो बिल्डिंग? हाँ, मैंने देखी थी। हाँ। आज उस जगह पे खाली मैदान पड़ा हुआ है। अच्छा, पर वो अलग से चमकती थी बिल्डिंग, एकदम शानदार बिल्डिंग थी। उस इलाके में आप सोचिए कि एक चौल टाइप की पुरानी बस्ती में, आप दिल्ली 6 में अगर गए होंगे तो दिल्ली 6 में आप इमेजिन कीजिए कि बीचों बीच दिल्ली 6 की बस्ती में 5 स्टार होटल आलीशान चमचमाता खड़ा हो जाए। अच्छा, बिल्कुल वैसी इमारत थी। अब ये इमारत ऐसी थी कि पहले उस जगह पर एक बाकी इमारतों के जैसे एक पुरानी इमारत हुआ करती थी जिसका नाम था कादरी बिल्डिंग। तो डी कंपनी ने क्या किया, उस इमारत को खरीद लिया और उसको मरम्मत के नाम पे BMC से परमिशन ली कि पुरानी इमारत हमको इसकी मरम्मत करनी है। मरम्मत के नाम पे उसको तोड़ के ये पूरा टावर खड़ा कर दिया इतना बड़ा, जिसपे बाहर ग्लास का फैकेट था, अंदर जो है टाइल्स लगी हुई थी आलीशान, गोल्ड प्लेटेड नल वगैरह लगे हुए थे, सारे लग्जरी आइटम। उसमें उस इलाके में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि उस वक्त में कि उसमें एक स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ था। स्विमिंग पूल भी था उसमें? बिल्कुल। और ऐसी आलीशान इमारत थी, आंखें चौंधिया जाती थी इलाके के लोगों की। लेकिन वो इलीगल थी क्योंकि मरम्मत के नाम पे आपने पूरी इमारत खड़ी कर दी। अब जो खैरनार थे उन्होंने क्या किया, डी कंपनी की जितनी भी इमारतें थी मुंबई शहर में, उसकी उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई थी और वो ऐसी इमारतों को जाकर हथौड़ा चलाते थे, तोड़ डालते थे उनको। तो एक दिन वो अपना लाव लश्कर और पुलिस के बंदोबस्त के साथ पहुंच गए और उन्होंने इस इमारत को भी गिरा दिया। कितनी हिम्मत चाहिए इस काम के लिए। अब होता यह है कि खैरनार के एक्शन का बड़ा विरोध होता है, और विरोध इसलिए होता है क्योंकि तब जो कांग्रेस सरकार थी, ये बात सभी जानते हैं कि देखिए कांग्रेस के
मत जो है एक बड़ा तबका जो है अल्पसंख्यकों का है, हम्म अल्पसंख्यक का वोट देते हैं। तो कांग्रेस पर दबाव बना खैरनार के खिलाफ एक्शन लेने का, क्योंकि खैरनार पर यह आरोप लगाया गया कि आप सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोगों की इमारतों को तोड़ रहे हैं, एक ही इलाके में, एक ही कम्युनिटी, मुस्लिम इलाकों में ही आप तोड़क कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने टाइगर मेमन की भी बिल्डिंग टाइगर तोड़ी, मेमन की भी इमारत तोड़ी। जावेरी ऐसा बाजार था में। कि ये सारी इमारतें जो है दे वर ओन्ड बाय मुस्लिम्स एंड दे वर इन द मुस्लिम लोकेलिटी, हाँ, लेकिन उसको एक सांप्रदायिक कलर दिया गया। सलीम हिंदू तलवार कलर की भी दिया गया। तोड़ी, सलीम तलवार की भी तोड़ी। तो थे तो सारे मुस्लिम। जी, तो ये एक हिंदू मुस्लिम वाला एंगल इसमें डाल दिया गया। हम्म और फिर खैरनार के पर कतरने के लिए ये किया गया कि एक नियम बनाया गया कि अब से खैरनार किसी इमारत के खिलाफ अगर तोड़क कार्रवाई करेंगे तो एक कमिटी बनाई जाएगी, वो कमिटी पहले मंजूर करेगी, वो अगर ओके करेगी तब जाके इमारत को तोड़ेंगे। ये एक बस उनके लिए, ये उनके लिए इकलौता। हाँ, अब इसके बाद में खैरनार भड़क गए, उनको ये मंजूर नहीं था, उन्होंने भी बयानबाजी शुरू कर दी। हालांकि कई बार वो जरूरत से ज्यादा भी बोल जाते थे, हाइपर बोल भी कर जाते थे, तो बहुत सारी उन्होंने बातें कही और उन्होंने शरद पवार पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। ये शरद पवार का नाम इसमें कहाँ से आ जाता है? शरद पवार मुख्यमंत्री थे ना भाई उस वक्त। हाँ, तो बट और कांग्रेस के नेता भी थे, बड़े मुख्यमंत्री भी थे। हाँ तो ऐसे में शरद पवार पर उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए हाँ कि ये डी से इनकी साठगांठ है, इसीलिए मेरे पर कतरने की कोशिश की जा रही है, और तरह तरह के। उन्होंने कहा कि मेरे पास शरद पवार के खिलाफ ट्रक भर के सबूत हैं जो उन्होंने कभी पेश नहीं किए। हाँ, वो बोल गए। हाँ, अब उसके बाद वो एक एक्टिविस्ट के रोल में आ गए थे, हम्म उनको सस्पेंड कर दिया गया। हम्म अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने जो मुहिम चलाई शरद पवार या कांग्रेस के खिलाफ 95 में, उसका फायदा उठाकर शिवसेना बीजेपी सत्ता में आ गई। शिवसेना ने उसका बड़ा फायदा उठाया। शिवसेना ने खैरनार को एकदम हीरो की तरह पेश किया, सामना में उनकी तारीफ में लेख वेख भी छपे। और जब उनको सस्पेंड किया गया तो बवाल भी हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि 6 साल के बाद जब उनको रीइंस्टेट करने की बात आई तो कांग्रेस ने समर्थन किया, जिसके खिलाफ खैरनार ने मुहिम चलाई थी। कांग्रेस ने कहा कि हाँ ठीक है, इनको रीइंस्टेट कर दिया जाए, लेकिन शिवसेना ने विरोध किया। हाँ, ये क्यों ये सब? ये बड़ा हाँ, क्योंकि खैरनार ये जता चुके थे दुनिया को कि वो मनमौजी आदमी, अपनी मर्जी से चलेंगे, वो जो उनको सही लगेगा वो करेंगे। तो जो भी सत्ता में है वो ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं चाहेगा ना जो उसकी ना सुने और अपने मन की करे। हाँ, तो जब शिवसेना सत्ता में थी तो उसको कोई ऐसा आदमी नहीं चाहिए था जो उनके खिलाफ करता। पर फाइनली उनको रीइंस्टेट कर दिया गया, जो एक हैप्पी एंडिंग टू द स्टोरी। लेकिन उसके बाद उनकी धार कम हो गई जो है ना, फिर उसके बाद वो पहले जैसा एक्शन नहीं रहा। प्रमोद महाजन जी के बारे में आपने एक किस्सा लिखा कि वो आरएसएस के लोगों के बारे में कहते थे कि ये बूढ़े लोग हैं जिनकी क्योंकि शादी नहीं हुई इसलिए ये पूरे दिन मीटिंग करते रहते हैं। हाँ, देखिए वो मजाक में कहते थे प्रमोद महाजन कि ये जो आरएसएस के जो बूढ़े लोग हैं इनकी शादी तो हुई नहीं है, इनके पास करने के लिए तो कुछ होता नहीं, इसलिए बार बार बस मीटिंग ही करते रहते हैं। तो इस तरह की बात प्रमोद महाजन ने कही थी। और आपने ये भी कहा कि उन्होंने पहली बार बीजेपी या आरएसएस में एक 5 स्टार कल्चर जबरदस्ती घुसा दिया। जी हाँ, उनके बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी में 5 स्टार कल्चर लाने वाले कोई शख्स अगर हैं तो वो प्रमोद महाजन हैं। उन्होंने ही वो जो चमक दमक जो है पार्टी में आई वो उनकी वजह से आई, जो बीजेपी को एक मॉडर्न रूप दिया और जो युवाओं को जोड़ने का काम किया, और जो एक फ्लैशी इमेज जो बीजेपी की बनी, जो कल्चर आया उस पार्टी में, वो प्रमोद महाजन की वजह से आया। ऐसा भी कहा गया कि प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने, जो उस समय 2002 में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गुजरात के संदर्भ में जो बयान दिए वो कहीं ना कहीं प्रमोद महाजन जी ने उनको इंस्टिगेट करा था, ऐसा आपने एक किताब में लिखा। या आपने कहा कथित तौर पे ऐसा शायद था। देखिए क्या हुआ था कि गुजरात दंगों के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को कहा था कि आप राजधर्म निभाइए, और उसकी बड़ी चर्चा हुई थी और उसको लेकर मीडिया ने मोदी को बड़ा टारगेट किया था कि देखिए प्रधानमंत्री इनको एडवाइस दे रहे हैं राजधर्म निभाने की। तो सूत्र ये बताते हैं कि
इस तरह की बात निकली कि वाजपेयी को ये बात कहने के लिए प्रमोद महाजन ने एक तरह से उकसाया था, या उन दिनों में मोदी के खिलाफ कान भरने का काम कुछ प्रमोद महाजन ने किया, या एक उनको एंटेगनाइज करने का काम जो है वो महाजन ने किया। इस तरह की चर्चा उस दौरान हो रही थी। तो अब प्रमोद महाजन जी की कहानी में इसके आगे क्या होता है, और इधर ना मैं आपसे 2-3 जगह पे एक आपकी कहीं कुछ ना कॉन्वर्सेशंस आपने अपने बुक में कोट्स में कोट करी हैं। देखिए, ऐसा है कि आमतौर पर एक इमेज बनी हुई है कि बाला साहेब ठाकरे और प्रमोद महाजन एक दूसरे के बेहद करीबी थे, और ये बात एक हद तक सच भी है कि बीजेपी का कोई नेता अगर सबसे करीबी था बाला साहब ठाकरे के तो प्रमोद महाजन ही थे, और जो शिवसेना बीजेपी का अलायंस भी हुआ था वो प्रमोद महाजन की वजह से हुआ था। लेकिन ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ जो है ना खेल भी खेलते थे, एक डिप्लोमेटिक गेम भी खेलते थे। जैसे कि शिवसेना आज महाराष्ट्र के बाहर क्यों नहीं उभर पाई, उसके पीछे एक कारण प्रमोद महाजन भी है। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो है वो महाराष्ट्र के बाहर जाते नहीं थे सभाएं लेने। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली वगैरह में आप जाएंगे या हरियाणा में जाएंगे तो शिवसेना की उतनी पकड़ नहीं है। अच्छी फॉलोइंग उस वक्त में, लोग बड़ा मानते थे बाला साहब ठाकरे को, उनका एक बड़ा क्रेज था, और खास करके वो क्रेज बड़ा बढ़ गया था 92 के दंगों के बाद, जब उन्होंने कहा था कि अगर ये बाबरी मस्जिद मेरे शिवसैनिकों ने गिराई है तो इस बात का मुझे बड़ा गर्व है। तो जो हिंदुत्ववादी सेंटीमेंट था वो एकदम बाला साहब के फेवर में था, और अगर बाला साहब ठाकरे उस वक्त उन इलाकों में जाते, इन राज्यों में सभाएं लेते, घूमते फिरते, तो शिवसेना वहां पर खड़ी हो सकती थी, यूपी बिहार जैसी हिंदू बेल्ट पे। लेकिन वो नहीं गए। उसके पीछे कारण ये है कि जब भी बाला साहब ठाकरे इस तरह का कुछ मन मनाते थे कि उन्हें यूपी में भी शिवसेना शुरू करनी चाहिए, वहां पर भी जाना चाहिए रैली में, तो वैसे ही प्रमोद महाजन, क्योंकि तब बीजेपी सत्ता में आ गई थी, एनडीए की सरकार आ गई थी, तो प्रमोद महाजन तुरंत उनके पास पहुंच जाते और आईबी का कोई लेटर वगैरह दिखाते कि बाला साहब मत जाओ, आपकी जान को खतरा है, देखो आईबी का अलर्ट आया है, एक सिक्योरिटी अलर्ट है, आपका जाना ठीक नहीं है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप आतंकवादियों के टारगेट पर हो, आपने जो बाबरी वाला बयान दिया है उसको लेकर है ये सब। उसके बाद बाला साहब कैंसिल कर देते थे। तो प्रमोद महाजन को मालूम था कि अगर शिवसेना बाहर स्प्रेड होगी तो बीजेपी के लिए एक राइवल बन के उभरेगी ना, एक और हिंदुत्व ब्रांड की पार्टी बनकर तैयार हो जाएगी। तब तक राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्ववादी राजनीति बीजेपी कर रही थी, दूसरी कोई पार्टी नहीं थी। महाराष्ट्र में शिवसेना थी, लेकिन एक रीजनल पार्टी थी। तो रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टी ना बनने देने के पीछे इस तरह की स्ट्रेटेजी थी उनकी। तो ये तो खेल खेला प्रमोद महाजन ने बाला साहब के साथ, लेकिन बाला साहब भी प्रमोद महाजन के साथ खेलते थे। अब होता यह था कि प्रमोद महाजन के खिलाफ सामना अखबार में भी कई बार कुछ ना कुछ छप जाता था। एक बार संजय निरुपम, जो तब हिंदी सामना के कार्यकारी संपादक थे, उन्होंने एक सीरीज छापी प्रमोद महाजन के खिलाफ, और उसमें ये लिखा कि किस तरह से जेट एयरवेज का इंटरेस्ट बचाने के लिए, जो कि जेट एयरवेज का ताल्लुक था प्रमोद महाजन के साथ में, गोयल का, तो उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए किस तरह से जो है प्रमोद महाजन टाटा और सिंगापुर एयरलाइन की डील का विरोध कर रहे हैं कि इनके बीच में डील ना हो। एक सीरीज छाप दिया। अब इससे प्रमोद महाजन पढ़ के तिलमिला गए। एक तो गठबंधन पार्टी के मुखपत्र ने छापा था और सीधे सीधे उनके ऊपर आरोप था। तो एक सुबह सुबह वो पहुंच गए बाला साहब के पास, और बाला साहब के पास पहुंच के उन्होंने शिकायत की संजय निरुपम के बारे में कि ये देखिए मेरे बारे में आपके अखबार में इस तरह से छप रहा है सारा कुछ। तो बाला साहब ठाकरे ने फोन किया संजय निरुपम जी को। हाँ, तो बाला साहब ने कहा अच्छा ऐसा है, मैं अभी फोन करके हड़काता हूँ संजय निरुपम को। उन्होंने सामना के लैंडलाइन पर फोन किया अपने मंगले मातोश्री से। तो फोन सामना के दफ्तर में सुबह सुबह आया था, संजय निरुपम दोपहर को आते थे। तो तब अभिमन्यु शितोले नाम के एक उपसंपादक मौजूद थे वहां पर, उन्होंने उस कॉल को रिसीव किया और बाला साहब ने बोला अरे मैं बाला साहब बोल रहा हूँ, और ये क्या छापते हो प्रमोद महाजन के बारे में, निरुपम किधर है?
तो उसने कहा, अभिमन्यु शितोले ने कहा कि अभी तो है नहीं, वो थोड़ा देर से आएंगे। तो बोला ठीक है, उसको बोल देना कि ये इस तरह से जो है ना, बीजेपी हमारी सहयोगी पार्टी और उसके नेता के खिलाफ ऐसे कैसे छाप रहे हो तुम, ये सब नहीं चलेगा, या आइंदा से छापना नहीं ये सब, जो है आपको समझ में नहीं आता है क्या, बता देना निरुपम को, मेरा फोन था और मैंने बोला इस तरह से। डर गया होगा वो, बाला साहब से डांट पड़ गई। इसके बाद में बाला साहब ने फोन रख दिया। 10 मिनट के बाद उसी नंबर पे बाला साहब का फोन वापस से आता है और वो अभिमन्यु शितोले ही वापस उठाते हैं और बाला साहब उसको बोलते हैं कि निरुपम को बोल देना जो छापने का है छापे, वो प्रमोद महाजन मेरे सामने आके रो रहा था, इसके लिए मैंने ऐसे फोन करके बोला। तो ये चलता रहता था मतलब। आपने उसके आगे लिखा प्रमोद महाजन वुड हैव बीन अलाइव इफ। देखिए, कई सालों बाद अपनी ये किताब बॉम्बे आफ्टर अयोध्या लिखते वक्त मैंने उस मामले के जांच अधिकारी अनिल मेकवान को ढूंढा। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। इस केस की चार्जशीट फाइल होने वाली थी, उसी वक्त उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया रहस्यमय ढंग से और गायब हो गए। पता नहीं था उनका कि वो कहाँ पर हैं क्या। फिर मैंने उनको काफी ढूंढा इस बुक के रिसर्च के दौरान। और जनवरी 22 में, अभी 2-3 साल पहले वो आपको मिले। बिल्कुल, वो मुझे उसके बाद मुलाकात हुई और हम लोग बैंड्रा में ही एक कॉफ़ी शॉप पे करीब 2-3 घंटे तक बैठे और फिर प्रमोद महाजन केस के बारे में बड़ी डिटेल में उनसे बात हुई। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, तो बहुत सारी जो परसेप्शंस थे ना वो क्लियर हुए कि प्रमोद महाजन की उनके भाई प्रवीण महाजन ने हत्या क्यों की, इसको लेकर बहुत सारी थियोरीज फ्लोट हो रही थी, जिसमें प्रमोद महाजन के चरित्र को लेकर भी बात की जा रही थी। तो ये तमाम चीजें थी, लेकिन अनिल मेकवान ने मुझे स्पष्ट किया, क्योंकि अनिल मेकवान वो शख्स है जिसने सबसे ज्यादा टाइम प्रवीण महाजन के साथ स्पेंड किया। प्रवीण महाजन उनका आरोपी था, उन्होंने उसका इंट्रोगेशन किया था। तो अनिल मेकवान ने मुझे बताया कि देखो, मैंने जो है बड़ा दोस्ताना रवैया रखा प्रवीण महाजन के साथ। जब वो हवालात में थे, मेरे कस्टडी में थे, तो मैं आरोपी कैसे ट्रीट नहीं करता था। मैं उनके पसंद का नाश्ता खिलाता था, उनके साथ हंसी मजाक करता था, बात करता था और बातों बातों में बहुत सारी चीजें मैंने निकलवा ली थी। तो बेसिकली प्रवीण महाजन के मन में ना एक गुस्सा था। गुस्सा ये था कि प्रमोद महाजन के पिता बचपन में ही, जब ये लोग छोटे थे, प्रवीण महाजन, प्रमोद महाजन, तब उनका निधन हो गया था और बड़ी ही गरीबी में इन्होंने दिन बिताए थे। बहुत स्ट्रगल करके ये लोग आगे बढ़े थे। अब जब प्रमोद महाजन इतने बड़े नेता बन गए और इतना पैसा वैसा आने लग गया उनके पास, तो ये सारा पैसे का लेन देन जो है वो सारा हिसाब किताब प्रवीण महाजन रखते थे और प्रवीण महाजन को उसमें पैसा मिलता भी था। अच्छा। हाँ, प्रवीण महाजन को भी पैसा देते थे, सारा कुछ चल रहा था। लेकिन होता यह है कि जो प्रमोद महाजन की बेटी है पूनम महाजन, पूनम महाजन की जब शादी हो जाती है तो पूनम महाजन के पति वो सारा काम देखने लग जाते हैं। जो प्रमोद महाजन के फाइनेंशियल हिसाब किताब को जो सारा, वो सारा अधिकार जो है ना उनके पास चला जाता है और प्रवीण महाजन साइडलाइन महसूस करते हैं। तो इस बात का गुस्सा होता है प्रवीण महाजन को और प्रवीण महाजन को ऐसी फीलिंग रहती है कि अब हम क्या इनके टुकड़ों पर पड़ रहे हैं। और प्रवीण महाजन को ऐसा लगता है कि हमने जब निर्धनता, हमने जब दरिद्रता साथ देखी है, तो आज हम जो है संपन्न है, तो संपन्नता भी हमें साथ में देखनी चाहिए। तो ये फैमिली, बिल्कुल उस बात का गुस्सा था। अब जिस दिन मर्डर हुआ सुबह सुबह, उस वक्त में प्रवीण महाजन गुस्से से अपने घर से निकला और वर्ली में जहां पर प्रमोद महाजन रहते थे उनके फ्लैट में आया। प्रमोद महाजन जो है अखबार पढ़ रहे थे सुबह, हॉल में बैठे हुए थे और प्रवीण महाजन आके उसने रैंट करना शुरू कर दिया, बड़बड़ करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रमोद महाजन ने एक नजर भी उसको एक्नॉलेज नहीं किया कि वो सामने खड़ा है। ऐसे लगा कि कोई है ही नहीं, ऐसे नजर उठा के भी नहीं देखी। अपने अखबार में ही पढ़ने का नाटक किया या पढ़, उसी में घुसे रहे। ये बात बड़ी ह्यूमिलिएटिंग लगी उसको और उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने रिवॉल्वर निकाल के 3 गोलियां दाग दी प्रमोद महाजन के ऊपर, गुस्से में आके। तो उसके पीछे कोई प्लान या वो नहीं था? वो नहीं, मोमेंट ऑफ रेज, बिल्कुल इम्पल्स में कह सकते हैं या सडन रेज में आके कह सकते हैं। और उस गुस्से में अनिल मेकवान का कहना था कि अगर उस मोमेंट प्रमोद महाजन उठ के उसकी तरफ देख लेते, मुंडी उठाकर देख लेते और बोलते बैठ बात करते हैं,
उससे बात कर लेते तो वो शांत हो जाता और उनकी हत्या नहीं होती। लेकिन जो प्रमोद महाजन ने भी जो कोल्ड रवैया अपनाया कि उन्होंने एक्नॉलेज भी नहीं किया और देखा तक नहीं, वो बात बहुत चुभ गई। फिर गुस्से में आके गोली मार। हालांकि प्रमोद महाजन जी के बारे में एक ये चीज काफी बोली जाती है कि ही वॉज अ परफेक्ट स्टेट्समैन, एंड उनका जो तरीका था अलग अलग पार्टीज, अलग अलग लोगों को जोड़े रहने का, वो बहुत यूनिक था। तो कहीं ना कहीं उस मोमेंट में इंडियन पॉलिटिकल लेगेसी ने भी कुछ खो दिया शायद। बिल्कुल। एक जो आपकी किताब का सबसे जबरदस्त मेरे को चैप्टर के अंदर का चैप्टर है वो एक्चुअली, जो बहुत सारी चीजें समझाता है कि सिस्टम में चीजें चलती कैसी हैं। वो एक कॉन्वर्सेशन आपने रिकॉर्ड करी है जब प्यादा गुरु पे भारी पड़ गया, और उस संदर्भ में बाला साहेब ठाकरे और एक पुलिस के अधिकारी की बात होती है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होती है। और वो कॉन्वर्सेशन इस बुक में दर्ज है, जो मैंने पूरी मार्क करी। जब मैंने पढ़ा, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ये कॉन्वर्सेशन एक बार सुना दो। देखिए, ये कहानी ऐसी है कि छगन भुजबल जो आज एनसीपी में है, दरअसल वो पहले शिवसेना में हुआ करते थे, और शिवसेना में वो बाला साहेब ठाकरे से प्रभावित होकर गए थे। जब 60 के दशक में शिवसेना बन रही थी और भूमिपुत्रों की बात कर रहे थे, स्थानीय मराठी लोगों के अधिकारों की बात कर रहे थे जब बाला साहेब ठाकरे, तो उससे प्रभावित होके छगन भुजबल, जो कि भाईकला में सब्जी वगैरह बेचा करते थे, उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद वो रैंक्स में ऊपर ग्रो करते गए, बढ़ते गए, और फिर एक बड़े नेता बन गए। लेकिन 1991 में उन्होंने शिवसेना से बगावत कर दी और बाला साहेब ठाकरे से अलग होकर वो शरद पवार के साथ में मिलकर कांग्रेस में चले गए। तब से बाला साहेब ठाकरे के मन में उनके प्रति बहुत खुन्नस थी, बहुत गुस्सा था। और फिर होता यह है कि एक बार 1996 में जब छगन भुजबल विपक्ष के नेता होते हैं, तब उनके बंगले पर बाला साहेब ठाकरे के शिवसैनिक हमला कर देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, कागजात वगैरह जला देते हैं। और भुजबल का ऐसा कहना था कि उनको जान से मारने की साजिश थी, उन्होंने अपने आप को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचाई थी। और इस बात का गुस्सा जो है ना भुजबल को रहता है बाला साहेब ठाकरे के प्रति, जिनको कि वो अपना गुरु मानते थे। लेकिन उनको लगा कि अब वही उनको मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब घटनाक्रम ऐसा होता है कि 1999 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनती है, शिवसेना बाहर हो जाती है, और छगन भुजबल गृह मंत्री बनते हैं, मतलब पुलिस के बॉस। हाँ। तो फिर वो बाला साहेब ठाकरे को अरेस्ट करवाने की ठानते हैं, और फिर एक पुराना मामला निकलवाया जाता है बाला साहेब ठाकरे के पुराने आर्टिकल का, जो उन्होंने भड़काऊ, तो जो कि शायद एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, बट एक सिंबॉलिक अरेस्ट एक तरीके से करा गया। तो हुआ ये कि जब उन्होंने थाना छगन भुजबल के पुराने मामले में अरेस्ट करवाना है, भड़काऊ लेख वगैरह छापने के मामले में, तो एमएन सिंह तब पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, और उनको बोला गया कि तैयारी शुरू कर दो। अब बाल ठाकरे को अरेस्ट करना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि शहर में दंगा हो सकता था, इसके लिए तैयारी भी की जानी थी, पुलिस के बड़े बंदोबस्त करने थे, बाहर से भी पुलिस मंगाई गई, रिजर्व पुलिस को बुलाना था। तो ऐसा नहीं किया भुजबल ने बोला और जाके इन्होंने अरेस्ट कर लिया, उसके लिए तैयारी भी करनी होती है ना। हाँ। क्योंकि पूरा महाराष्ट्र जो है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती। तो अब ये खबर छप गई कि भाई अब बाल ठाकरे को जो है अरेस्ट होने वाली है। तो एक दिन बाल ठाकरे दोपहर के वक्त एमएन सिंह को फोन करते हैं, खुद से फोन करते हैं पुलिस कमिश्नर को, और कहते हैं, एमएन, क्या तुम वाकई में मुझे अरेस्ट करोगे? तो एमएन सिंह कहते हैं, हाँ बाला साहब, मुझे अरेस्ट तो करना ही होगा आपको। बोलता है, ध्यान रखना, मुंबई नहीं पूरा देश जल जाएगा मेरे को हाथ लगाओगे तो एमएन सिंह कहते हैं, बाला साहब, मुंबई भी आपकी है, देश भी आपका है, अगर आपको लगता है कि जल जाना चाहिए तो जल जाने दीजिए। तो उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी बाल ठाकरे जी ने। तो यहाँ पर ऐसे कहा, फिर कहा कि बाला साहब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि सीधे मुझे अरेस्ट ना किया जाए और सीधे चार्जशीट फाइल कर दिया जाए कोर्ट में। तो बाला साहब ने कहा कि तो एमएन सिंह ने कहा कि नहीं, इसमें तो आपको अरेस्ट करनी होगी।
तो बाला साहब ने कहा कि ठीक है, तो फिर बताओ मैं तुम्हारे पास आऊँ या तुम मेरे पास आओगे? तमन सिंह ने कहा कि बाला साहब आप ही आ जाइए यहाँ पर, आप आएंगे तो देखिए ये पुलिस कमिश्नर का दफ्तर ब्रिटिश इरा का बना हुआ है, अंग्रेजों ने बनाया है, बड़ा शानदार है, मैं आपको दफ्तर भी घुमाऊंगा, तो आप ही आ जाओ यहाँ पे। तो इस तरह का एक कन्वर्सेशन हुआ था। और फिर बाद में, ये जुलाई 2000 की बात है, बाला साहब को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन वो कुछ मिनटों का ही अरेस्ट था, एक सिंबॉलिक अरेस्ट था। उनको बैंड्रा से अरेस्ट किया गया, भोईवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया, करीब 45 मिनट में हियरिंग खत्म हो गई, और जिसमें जज ने उस मामले को ही डिस्पोज ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया, और बाला साहब बाहर आ गए। तो बाद में अजीत पवार ने बात कही कि सिर्फ छगन भुजबल की जिद थी, बिना नाम लिए उनकी ओर इशारा करते हुए, कि एक आदमी की जिद की वजह से बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार किया गया, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन छगन भुजबल को अपना बदला लेना था, अपनी खुन्नस निकालनी थी, इसके लिए प्रतीकात्मक अरेस्ट की गई। जिसके बारे में फिर ये बोला गया कि एक चेला एक कुछ क्षणों के लिए चाहे सही, पर अपने गुरु पे भारी पड़ गया। जी, लेकिन बाद में बाला साहब ठाकरे के निधन के पहले उनके बीच में पैचअप हो गया, उनके बीच में सुलह हो गई, और बाला साहब ठाकरे और छगन भुजबल मिले भी। ऐसे बहुत सारे मजेदार किस्से जितेंद्र भाई आपके किताब में मिलते रहेंगे। आपकी बाकी किताबों पे भी अभी हमने पॉडकास्ट करनी है। पिछला पॉडकास्ट अगर आपने नहीं देखा जितेंद्र भाई के साथ, तो मैं लिंक डाल दूंगा। एक जाते जाते आप अब अगला क्या लिखने वाले हो ये बता दो। अगला मैं जो लिख रहा हूँ वो नक्सलवाद के ऊपर लिख रहा हूँ, और नक्सलवाद पे आपने जो अब तक तमाम किताबें पढ़ी होंगी या पॉडकास्ट देखे होंगे, वो उन सबसे अलग है। मैं नक्सलवादियों के इलाके में खूब घूमा, नक्सलवादियों से मैं मिला, नक्सलियों के खिलाफ जो कमांडो फोर्स लड़ाई लड़ रही है उनके साथ रहा, उनके बीच में घूमा, और खास करके जो गढ़चिरौली का इलाका आपने देखा है, उस पर केंद्रित ये पूरी किताब है। जो हमेशा से जानी जाती रहा है वो इलाका नक्सल प्रभावित माना जाता रहा है। तो बीते 3 सालों से उस किताब पर मेरा काम चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द वो आएगी, अभी काम कंप्लीट हो रहा है, तो अगली किताब उस पर होगी। और दूसरा मैं कहना चाह रहा था तरुण कि मुझे खुशी है कि आप पूरी किताब पढ़कर ये पॉडकास्ट कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे पॉडकास्टर्स जो है वो होमवर्क नहीं करते हैं, और जो पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए तो वैसा होता नहीं है। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं आप, तो उसका नतीजा भी होता है। अब तक जिन जिन लोगों ने किताब पढ़कर मेरा पॉडकास्ट किया है, तो वो पॉडकास्ट लोगों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी हिट रहा, और लोग बार बार उसको देखते हैं। और ये किताब जो आपने पढ़ी है, मुझे खुशी हुई कि आपको इसके किस्से बड़े मज़ेदार लगे, ज्ञानवर्धक लगे। और मैं दर्शकों को भी कहूँगा कि अगर आप मुंबई की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड कैसा था, मुंबई की फिल्मी दुनिया कैसी थी, मुंबई की नाइट लाइफ, यहाँ का कल्चर कैसा था, जब डांस बार मुंबई में चलते थे तो उस दौरान मुंबई शहर कैसा हुआ था। तो चूँकि मैं मुंबई शहर में पैदा भी हुआ हूँ और यहाँ पर मैंने रिपोर्टिंग भी की है, तो बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने खुद देखी और जो आमतौर पर आपको पब्लिक डोमेन में नहीं मिलेंगी, वो तमाम बातें इस किताब के जरिए आपको पता चल सकती हैं। तो ये बॉम्बे आफ्टर अयोध्या नाम की किताब है, और मुझे बहुत मजा आया ये किताब पढ़ने में जितेंद्र भाई। मतलब एक ऐसा लगता है आप एक अलग समय में टाइम ट्रैवल कर रहे हो जब आप ये किताब पढ़ रहे हो। तो और कई सारी पिक्चरें आपके सामने अलाइव आकर खड़ी हो जाती हैं, और रियल लाइफ में हुआ क्या था, क्योंकि आपकी जर्नी कुछ ऐसी रही है जितेंद्र भाई कि आप इन हर एक सेंसिटिव मोमेंट पे आप वहां पर होते हो। और अब आप आज बता रहे हो कि आप नक्सल एरिया में भी थे, तो वो किताब के लिए भी बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और बहुत इंतजार करूंगा मैं उस किताब का। ये किताब के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे लास्ट पॉडकास्ट में भी दर्शकों ने जो है लिंक मांग करके जो है बुक मंगाई थी, तो इस बार भी ये बुक मेरे को ऐसा लगता है किसी को भी अगर बॉम्बे नहीं इंडिया को समझना है तो ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू जितेंद्र भाई। थैंक यू तरुण। Thank you.